गाइस आज हम एक नई वेब सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बॉलीवुड वेब सीरीज है। 2020 के अंदर यानी कि लॉकडाउन के अंदर आई हुई हमारे सुख दुख के साथ ही वेब सीरीज की बात कर रही हूँ। यानी कि वेब सीरीज का जो चस्का लगा था, हालांकि सेक्रेड गेम और मिर्जापुर से लग चुका था, लेकिन पाताल लोक के बाद में जो वेब सीरीज का एक जो अलग ही ट्रेंड सेट हुआ था, उस चीज का क्रेडिट पाताल लोक को जाता है। हालांकि गाइस पाताल लोक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं काफी ज्यादा लेट हूँ, लेकिन अब से गाइस मैं बॉलीवुड वेब सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसके अंदर फर्स्ट नंबर पे पाताल लोक है और उसके बाद में गाइस मिर्जापुर स्टार्ट होने वाली है। पाताल लोक का सिर्फ अभी तक एक सीजन ही आया है, जिसके अंदर पूरी तरीके से इसे कवर कर ली गई है। तो गाइस इसका सेकंड सीजन आने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज के टाइम पे पाताल लोक सभी लोगों ने देख ली होगी, लेकिन कैसा हो कि एक बार उसका वापस से फ्लैशबैक किया जाए ताकि हमारी पुरानी यादें ताजा हो जाए। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी चित्रकूट में रहने वाले त्यागी की गलियों में चलते हैं। एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमें हाथीराम चौधरी दिखाए जाते हैं, जो कि अपने जूनियर अंसारी के साथ में थे और साथ में बाकी पुलिस वाले लोग भी थे। हाथीराम अंसारी को बताते हैं कि पाताल लोक आखिर होता क्या है। वो दिल्ली के 3 जगहों के बारे में बात करते हैं कि कैसे वो हाई फाई जगह जो कि स्वर्ग लोक जैसा है, जहाँ पे सारे फर्स्ट लेवल वाले लोग रहा करते हैं, जहाँ पे कोई क्राइम नहीं होता है, बड़े अमीर लोग रहते हैं, एक तरीके से देवताओं की दुनिया। उसके बाद में आता है धरती लोक, यानी कि दिल्ली का वो एरिया जहाँ पे नॉर्मल इंसान रहते हैं, ना तो वो अमीर है लेकिन वो गरीब भी नहीं है, उनकी लाइफ भी नॉर्मल तरीके से चलती रहती है, कभी अच्छी होती है तो कभी क्राइम भी होते हैं। और उसके बाद आता है तीसरा लोक यानी कि पाताल लोक, जहाँ पे दिल्ली के सारे कीड़े आते हैं। इसका मतलब वहाँ का क्राइम रेट सबसे ज्यादा है, सारी क्रिमिनल्स इसी पाताल लोक के अंदर भरे हैं। जैसे कि एक एरिया जमुना पार्क, जहाँ पे हाथीराम जी की ड्यूटी लगी हुई थी। अंसारी ने नया नया ज्वाइन किया ही था और वो अभी आईएएस की तैयारी भी कर रहा था, जिसे इस आउटर जमुना पार्क के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन हाथीराम जी को तो काफी साल हो गए थे। पेट्रोलिंग करते टाइम इनके पास एक इन्फॉर्मेशन आती है कि रात में किसी का झगड़ा चल रहा है और आसपास अगर कोई पुलिस वाले हैं तो जाके चेक करें। हाथीराम अपनी पूरी टीम के साथ उसी चौल वाली जगह पे जाता है, जहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ के बीच में गजब का झगड़ा चल रहा था। पुलिस वाले बेचारे बीच में आके उनको छुड़वाते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल तब बदल जाता है जब वो औरत उल्टा पुलिस वालों को गालियां देने लगती है कि तूने मेरे आदमी पे हाथ कैसे उठाया। अब अगर बेचारा पुलिस वाला उनको नहीं बचाता तो भी वो औरत गाली देती कि मेरा पति मुझे मारा था तब भी तुमने कुछ नहीं किया। और अब जब पुलिस वाले आके उन्हें अलग अलग करते हैं तब भी वो औरत उन्हीं पुलिस वालों को गालियां दे रही थी। जिसके बाद सीन एक होटल के अंदर शिफ्ट होता है। वहाँ का वेटर एक रूम के अंदर खाना लेके आया था, लेकिन रूम से बाहर निकला लड़का उसे खाने के लिए मना कर देता है और सारा खाना वापस भिजवा देता है। अंदर एक लड़का और बैठा था जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहा था। इसी के साथ एक और रूम दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक लड़का जो कि एक वुडन का बहुत ही प्यारा सा डक बनाता है और वहाँ पे खड़ी हुई लड़की को देता है। उसी समय चारों इकट्ठा होते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। बिलिंग के टाइम पे उसी लड़के की वेटर से थोड़ी बहस हो जाती है, लेकिन दूसरा लड़का जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था वो वेटर को पैसे देके वहाँ से गाड़ी लेके निकल जाता है। ये चारों आगे बढ़ ही रहे थे और तभी हमें पता चलता है कि पैरेलल यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स की एक और गाड़ी है जो कि उनका पीछा कर रही है। इसी के साथ में ये चारों फुल स्पीड से गाड़ी भगाने लगते हैं। हमें पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर को पता चल गया था कि ये लोग कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं और इसी के कारण यहाँ पे गोलियां स्टार्ट हो जाती है। कुछ ही दूर के अंदर ये सारे के सारे लोग ब्रिज तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कई सारी गाड़ियों की एक साथ में टक्कर हो जाती है। इस समय गलती से एक गाड़ी यहाँ पे मीडिया की भी आ जाती है, जो कि इस पूरे सीन को कवर करने लगती है। पुलिस वाले निकलते हैं, इन चारों की गाड़ी को रोकते हैं और उसके बाद में एक लड़का भाग के सीधा गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, अपनी पॉकेट से फोन निकालता है और सीधा पानी के अंदर फेंक देता है। लेकिन तब तक ये चारों अरेस्ट हो चुके थे। ये एरिया आउटर जमुना पार्क का था, यानी कि यहाँ पे थाना हाथीराम चौधरी का लगता है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली पुलिस वाले पहुंचे हुए थे। चार्ज जब जमुना आउटर पार्क को दिया जाता है और कहा जाता है कि इनके ऊपर केस फाइल करो और सबको अरेस्ट करो, तब हाथीराम चौधरी पूछता है कि ठीक है मैंने अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन आखिर हुआ क्या था और इनके ऊपर चार्ज क्या लगाना है। तब दिल्ली पुलिस का ये हेड ऑफिसर बोलता है कि इनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगाना है। इन चारों को ये थाने के अंदर लेके आ गए थे, जिसके बाद तीनों लड़कों को एक जगह रखा जाता है और उनसे नाम पूछा जाता है। कोई भी लड़का अपना नाम नहीं बताता है, जिसके बाद में पुलिस वाले जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। उसी का शोर सुन के अंसारी अंदर आ जाता है और बाकी के ऑफिसर्स को डांटता है कि बाहर पूरी मीडिया खड़ी है, इतने लोग खड़े हैं, ऊपर से तुम इन्हें चिल्वा क्यों रहे हो। तो ऑफिसर्स बताते हैं कि ये अपने नाम भी नहीं बता रहे। अंसारी इसमें से एक लड़के को खड़ा करता है और उसे पूरी तरीके से चेक करता है, जिसके अंदर उसे एक वॉलेट मिलता है और वॉलेट के अंदर नाम लिखा था उस लड़के का तोप सिंह। अंसारी का कहना था कि चेकिंग करने का भी एक तरीका होता है। इसी के साथ हम उस लड़की को देखते हैं, जहाँ पे लेडी पुलिस वाली उस लड़की की पूरी चेकिंग करती है, उसके पूरे कपड़े उतरवाने के लिए उसे कहती है, लेकिन ये लड़की बार बार में रोती रहती है और चिल्लाती रहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस उन लोगों से लिफ्ट मांगी थी। लेकिन इस लेडी पुलिस ऑफिसर को अपनी बातों से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती और न ही वो उस लड़की से ढंग से पूछताछ करती है। हालांकि यहाँ पे गालियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस लेडी की रियल एक्टिंग की भी गाइस दाद देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे डीएसपी, एसएचओ सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे। अब इस थाने के एसएचओ से पूछा जाता है कि ये केस कौन हैंडल करेगा। एसएचओ किसी ऑफिसर का नाम लेते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस से आए हुए डीएसपी बताते हैं कि ये केस काफी ज्यादा हाई प्रायोरिटी का है, इसे जल्द से जल्द किसी और ऑफिसर को दो। उस समय हाथीराम चौधरी आया हुआ था, तो ये डीएसपी बताता है कि हाथीराम को तुम केस क्यों नहीं देते हो। तो एसएचओ बताता है कि नहीं सर, केस हाई प्रायोरिटी का है और ऊपर से इसे कुछ भी नहीं आता
है, इसे केस नहीं देंगे। लेकिन डीएसपी ये बात नहीं मानता है और अपने असिस्टेंट को कह के हाथीराम चौधरी को सारी ब्रीफ देने के लिए कहता है। अब यहाँ पे असिस्टेंट हाथीराम चौधरी को सारी ब्रीफ देने लगता है कि इन चारों लोगों को आखिर पकड़ा कैसे गया था। हाथीराम का पूछना था कि आप लोगों को किसने बताया कि आज कुछ होने वाला है। तभी असिस्टेंट बताता है कि जरूर इन्हीं चारों में से किसी ने बोला होगा, या तो फिर ये जिस जगह पे रुके हुए होंगे उस होटल के आदमी ने कुछ सुन लिया होगा और हम लोगों को टिप मिली थी कि आज ये लोग मर्डर करने वाले हैं। तो उसी समय चौधरी कहता है कि अगर ये लोग मर्डर करने वाले थे तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो जमुना पार्क के क्वार्टर के अंदर देनी चाहिए थी, आप लोग डायरेक्ट कैसे आ गए। तो ये असिस्टेंट हाथीराम को बोलता है कि तुम हमसे क्या ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो क्या हम आएंगे नहीं। और इसी समय डीएसपी को भी बुला लेता है कि देखो आखिर ये हाथीराम क्या कह रहा है। तो डीएसपी बताता है कि बिल्कुल ठीक ही तो कह रहा है। डीएसपी आके बताते हैं कि हम लोगों को जैसे ही टिप मिली थी उसी समय हम सारा काम छोड़ के सबसे पहले उन्हें पकड़ने के लिए निकल गए और बाय चांस ये हमें रास्ते के अंदर ही मिल गए। तो उस समय हम थाने को इन्फॉर्म करते या फिर इन्हें पहले पकड़ते। जिसके बाद हाथीराम कहता है कि आखिर मर्डर किसका होने वाला था। तो सब लोग मिलकर कहते हैं कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन अब तुम्हें भी करनी पड़ेगी। जिसके बाद सीन यहाँ पे एक जर्नलिस्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इस जर्नलिस्ट का नाम था संजीव मेहरा, जो कि काफी सालों से एक न्यूज चैनल के अंदर एंकर था और काफी कंट्रोवर्शियल एंकर था। लेकिन कुछ पॉलिटिक्स इस तरह की बढ़ गई थी कि संजीव मेहरा को रिजाइन देने के लिए फोर्स किया जा रहा था। जिसके ऊपर संजीव मेहरा का कहना था कि मैंने आखिर 4 साल से इस कंपनी को कितना कुछ दिया है और उसके बाद आज आखिर बिना कुछ बोले मुझसे रिजाइन कैसे मांगा जा रहा है। इसी समय न्यूज चैनल के अंदर जो न्यूज चल रही थी उसमें पता चलता है 4 लोगों को मर्डर की प्लानिंग के चक्कर में पकड़ा गया है और ये चारों ही बहुत बड़े क्रिमिनल है। इसी के साथ में जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल नाम निकल के आ रहा है वो एक जर्नलिस्ट का है। वो जर्नलिस्ट और कोई नहीं बल्कि खुद संजीव मेहरा था। संजीव मेहरा को ये न्यूज दिखाई जाती है और उसके बाद में तो मानो उस न्यूज चैनल में खड़े हर एक इंसान के होश उड़ जाते हैं। जो एक सीनियर एम्प्लॉय संजीव मेहरा से रेजिग्नेशन देने के बारे में बात कर रहा था वो खुद ही चुप हो जाता है। इसी के साथ में अब हाथीराम चौधरी खुद आता है उन चारों से पूछताछ करने के लिए कि आखिर ये लोग किसका मर्डर करना चाहते थे, इनका नाम क्या है और कहां से आए हैं। लेकिन इनमें से कोई भी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। अब तक एक लड़के का नाम पता चल गया था जिसका नाम कबीर था, वहीं पे दूसरे लड़के का नाम जो कि तोप सिंह था, लेकिन अभी भी इस तीसरे वाले का नाम नहीं पता चला था। हाथीराम उसका मुंह पकड़ता है और कहता है कि देख तुझे नाम तो बताना पड़ेगा, कुछ ही देर में टॉर्चर होने के बाद तू अपने आप ही मुंह खोल देगा, इससे अच्छा तो पहले ही नाम बता दे। हाथीराम जब तोप सिंह के पास आता है तो तोप सिंह बोलता है कि न्यूज चैनल वाले तो कुछ भी दिखाते हैं साहब, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। हाथीराम मिला के उसको एक चांटा देता है और बोलता है कि तुझे दिखाई नहीं देता कि तूने हमारे सामने फोन फेंका था और उस फोन के अंदर आखिर है क्या। तो तोप सिंह कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद में उन लोगों की गाड़ी से मिली चीजें और इनके पास से जो भी एविडेंस मिले थे इन सबको अंसारी हाथीराम को दिखाता है और बताता है कि इनके पास जो गाड़ी मिली है वो भी चोरी की है। हाथीराम तोप सिंह की आईडी दिखाता है अंसारी को और बोलता है कि सबसे पहले तो इसका क्रिमिनल शीट निकाल। इसी के साथ में सीन वापस से संजीव मेहरा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है क्योंकि अब ये न्यूज चैनल वाले संजीव मेहरा को ऑन एयर करने वाले थे। लेकिन संजीव मेहरा इतना ज्यादा डिस्टर्ब था कि वो इस समय ऑन एयर नहीं आना चाहता था। इसी समय उसका फ्रेंड आता है जो कि बोलता है कि संजीव ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है और तुम्हें शायद ऑन एयर आ जाना चाहिए। तब संजीव कहता है कि कुछ देर पहले तुम लोग मुझे डिसीजन दे रहे थे कि मुझे इस ऑफिस से निकाले जाने वाला था, आज से पहले बोर्ड मेंबर्स के अंदर मैं भी था, तब तुम लोगों ने मुझे नहीं पूछा कि तुम लोग मुझे निकाल रहे हो और आज जब इतनी बड़ी न्यूज मेरे ऊपर आ रही है तो तुम लोग मुझे ऑन एयर आने के लिए कह रहे हो, मैं इस न्यूज को नहीं टेक ओवर करूंगा। तभी वो लड़का अपने एक असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि 9 बजे किसी और को ऑन एयर करो। संजीव काफी ज्यादा डिस्टर्ब था, इसी के कारण उसका फ्रेंड उसे खुद छोड़ने के लिए घर जाता है। लेकिन ये लोग जैसे ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो काफी सारे मीडिया वाले इनके आगे पीछे घूम रहे थे। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर संजीव की मर्डर प्लानिंग किसने करी होगी। अब संजीव जो कि एक एंकर है और काफी सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी देता है और कई लोगों के इंटरव्यू भी लेता है, तो उसके कई सारे दुश्मन हो सकते हैं। जैसे कि कुछ साल पहले उसने एक बहुत बड़े पॉलिटिक्स का सारा स्कैंडल ओपन किया था, शायद वो भी हो सकता है, या फिर कुछ महीनों पहले किसी के इलेक्शन आने वाले थे, उसके भी खिलाफ संजीव ने बोला था। तो इन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा किसने किया होगा। इसी के साथ सीन यहाँ पे हाथीराम और अंसारी के ऊपर शिफ्ट होता है। अंसारी को थोड़ा डाउट था कि जो दिल्ली पुलिस की टीम आई थी उन्होंने हाथीराम को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो हाथीराम कहता है कि ये लोग हमें बिल्कुल पागल समझते हैं, इन्हें बस उतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी जितना हमें पता होना चाहिए था, बाकी की इन्फॉर्मेशन इन्हें पता है लेकिन ये हमें नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाथीराम कुछ भी करके इस केस को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था क्योंकि इतने सालों बाद में उसके पास में बहुत बड़ा केस आया था। जिसके बाद सीन यहाँ पे संजीव मेहरा की वाइफ के ऊपर शिफ्ट होता है। पता चलता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था और उसे काफी ज्यादा एंजाइटी होने लगती है। उसकी मदर का कॉल आता है और वो बताती है कि हाँ उसके और उसके हस्बैंड के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है। वो अपने घर के बाहर अपने डॉग को खाना खिलाने के लिए जैसे ही जाती है तभी वहाँ पे एक साथ में इतने सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो कि उससे पूछने लगते हैं कि आखिर संजीव मेहरा कहाँ पर है, उनके साथ में क्या हुआ था, उन्हें मारने की किसने कोशिश करी थी, जबकि इस लेडी को तो कुछ भी नहीं पता था कि आखिर उसके हस्बैंड के साथ में हो क्या रहा है। ये सारी चीजें संजीव बहुत दूर से देख रहा था और वो अपने फ्रेंड को कहता है कि मुझे यहीं पे उतार दो, मैं घर अपने आप चला जाऊंगा। कैसे तैसे ये लेडी अपने घर पे आती है और रोती रोती संजीव को कॉल करती है और कहती है कि आखिर तुम कहाँ पर हो, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, ये सारे रिपोर्टर क्या कह रहे हैं, वो लोग तुम्हें मारना चाहते थे, आखिर वो लोग कौन थे, तुम ठीक तो हो ना, बस तुम घर वापस आ जाओ। संजीव कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन असल के अंदर इन लोगों के बीच की प्रॉब्लम ये थी कि संजीव की वाइफ को एंजाइटी थी, तो वो संजीव को कहती है कि तुम वापस आ जाओ क्योंकि मेरी तबियत खराब हो रही है और प्लीज आके मुझे संभालो। तो संजीव का कहना था कि यहाँ पे मेरे मरने की नौबत आ रही थी और अभी भी तुम्हें ये लग रही है कि तुम्हें एंजाइटी और मैं तुम्हें संभालने के लिए आऊँ। तो
संजीव अपने घर जाता ही नहीं है, बल्कि वो किसी क्लब में चला जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इसी न्यूज चैनल में काम करने वाली एक लड़की सारा संजीव मेहरा को देख लेती है और उसके पास में आती है उससे बातचीत करने के लिए। उसके बाद में ये दोनों बैठ के खूब सारी बातें करते हैं। जैसे संजीव बताता है कि आजकल का टाइम कितना बुरा हो चुका है, मतलब जर्नलिस्ट ठीक से सांस भी नहीं ले सकते, लोग उन्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इवन पॉलिटिक्स इतनी बुरी हो चुकी है कि उसको उसी के ऑफिस से भी निकाला जा रहा है। इसी के साथ में ये लड़की सारा बताती है कि कैसे संजीव मेहरा उसका एक आइडल हुआ करता था, इसी के कारण उसने जर्नलिज्म ज्वाइन करी और उसके बाद में अपने सामने वो संजीव सर को देखती है और उन्हें एडमायर करती है। यानी कि इन दोनों के बीच में काफी अच्छी अच्छी बातें होने लगती है। इसी के साथ में हमें हाथीराम चौधरी दिखाया जाता है, जो कि अब तक रात होने भी अपने घर लौट चुका था, लेकिन उनकी वाइफ सो चुकी थी। आवाज करने से अब उनकी वाइफ उठ जाती है, लेकिन हाथीराम जी कहते हैं कि अरे तुम क्यों उठी, लेकिन उनकी वाइफ बताती है कि इतना शोर करोगे तो ऑफकोर्स मैं उठी जाऊंगी। जिसके बाद में हाथीराम आज के हुए सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है कि कैसे उसे एक बहुत बड़ा केस मिला है और कुछ भी करके उसे वो केस सॉल्व करना ही है। अगले दिन पता चलता है कि एसएचओ को हाथीराम ने बुलाया था इस बारे में डांटने के लिए कि आखिर संजीव मेहरा का नाम लीक कैसे हुआ। तो हाथीराम कहता है कि सर मैंने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, बल्कि मुझे तो खुद थोड़े टाइम पहले पता चला था कि सस्पेक्ट आखिर संजीव मेहरा है, उसे मारा जाना है, तो आखिर मैं कैसे बताऊंगा। हाथीराम चौधरी के पास में डीएसपी का कॉल आता है, यानी कि दिल्ली हेडक्वार्टर से, और उसे बताया जाता है कि तुम्हें जाके संजीव मेहरा से बात करना पड़ेगा, उससे स्टेटमेंट लेना पड़ेगा और पूछना है कि आखिर उसके साथ में ऐसा किसने किया होगा। इसी के साथ में उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करो और ये भी कहना है कि थाने में आके उसे साइन भी करने हैं। जो यहाँ का एसएचओ खड़ा था उसे पता चलता है कि हाथीराम को तो अब डायरेक्ट हेडक्वार्टर से कॉल आ रहे हैं, तो एसएचओ अपना मुंह फुला के वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ में अब हाथीराम निकलता है संजीव मेहरा के घर के लिए, लेकिन अब तक खुद संजीव मेहरा रात से अपने घर पे नहीं आया था और कुछ ही देर के अंदर वो भी घर पे पहुंच जाता है। पहले तो उसकी वाइफ उसे हक करती है और बोलती है कि आखिर तुम कहाँ पर थे, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, लेकिन वो अपनी वाइफ को दूर करता है और पता चलता है कि घर के अंदर पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं। हाथीराम उनसे हाथ मिलाता है, बातचीत करता है कि सर हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन आखिर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। उसके बाद में संजीव मेहरा बैठता है और हाथीराम उसे पूछने की कोशिश करता है कि आपको आखिर किस पे शक है, क्या आपका कुछ दिनों पहले कोई लफड़ा हुआ था, कोई झगड़ा हुआ था, किसी से पैसे उधार लिए थे या फिर किसी को कोई स्टेटमेंट दिया था, क्या हुआ था आखिर। तो संजीव मेहरा कहता है कि आखिर ये तो हमारा रोज का काम है, हम रोज किसी ना किसी के लिए स्टेटमेंट देते हैं, तो आखिर मुझे कौन मारेगा ये मुझे कैसे पता चलेगा, आज नहीं मैं तो कितने सालों से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। तब हाथीराम कहता है कि सर अब आपको थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा, सर हमारी तरफ से आपको 2 पुलिस ऑफिसर भेजे जा रहे हैं जो कि 24 घंटे आपके साथ में रहेंगे और अभी कुछ दिनों तक आपको सावधानी रखनी चाहिए। तब संजीव मेहरा पूछता है कि पता चला कि आखिर वो लोग कौन थे और मुझे क्यों मारना चाहते थे। तो हाथीराम बताता है कि सर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जैसे ही पता चलेगा आपको बता दिया जाएगा। तब हाथीराम उनके पास आके बैठता है और कहता है कि सर मुझे एक चीज और पूछनी है, हालांकि ये नहीं पूछना चाहिए लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि सर आपका कोई इलीगल अफेयर तो नहीं चल रहा है। संजीव मेहरा उसे बहुत गुस्से से देखता है। तब हाथीराम कहता है कि सर ये बस फॉर्मेलिटीज है और हमें पूरी करनी है, अगर आपका ऐसा कोई अफेयर है जो कि बाहर आना चाहता हो या फिर आपको ब्लैकमेल करना चाहता हो तो भी आप हमें बता सकते हैं। तब संजीव मेहरा कहता है कि नहीं ऐसा मेरे साथ में कुछ भी नहीं है। इसी के साथ में हाथीराम अब वापस से पुलिस थाने आ जाता है, जहाँ पे अब उन चारों को कोर्ट में लेके आया जाता है, जहाँ पे उन्हें 14 दिन के रिमांड के लिए पेश किया जाता है। लेकिन अब तक 3 लोगों के नाम पता चल चुके थे और चौथे का नाम पता नहीं चला था। जब जज खुद पूछता है कि आखिर इसका नाम क्या है, तो वो लड़का अपना नाम विशाल त्यागी बताता है, जो कि अब तक पुलिस ऑफिसर नहीं उगलवा पाए थे, लेकिन कोर्ट में जाते ही वो जज के सामने बता देता है। इसी के साथ में अंसारी उस चोरी हुई गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। रात हो गई थी और हाथीराम अपने घर पे लौटता है, जहाँ पे वो अपने बेटे के जब कमरे के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है जिसके अंदर काफी कम मार्क्स आ रखे थे। वो बाहर आता है और अपने बेटे को बुलाता है और उसके बाद में उसे बहुत बुरी तरीके से डांटता है कि तेरे इतने कम नंबर आए, तूने इस चीज को इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा, और उसके ऊपर से सबसे गलत बात यह है कि तूने अपने घर वालों के झूठे सिग्नेचर किए और ये बात भी हमें नहीं बताया। हाथीराम अपने बेटे और अपनी वाइफ दोनों के ऊपर चिल्लाता है कि तू भी आखिर घर के अंदर रहती हो, तुझे पता नहीं चलता कि तेरे बेटे के इतने कम मार्क्स आए हैं। इसी समय अंसारी के पास में उन चारों के नाम की क्रिमिनल हिस्ट्री शीट निकलने लगती है। वो तोप सिंह की हिस्ट्री शीट पढ़ ही रहा था और तभी आखिरी पेज निकलता है विशाल त्यागी का, जिसे पढ़ के उसके होश उड़ जाते हैं। इसी समय वो हाथीराम चौधरी को कॉल करता है और कहता है कि सर आप प्लीज अभी के अभी आइए। हाथीराम रात के अंदर ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है। तब वो अंसारी से पूछता है कि भाई ऐसा भी क्या हो गया कि तूने मुझे रात में बुलाया। तब अंसारी बताना शुरू करता है कि ये विशाल त्यागी और कोई नहीं बल्कि हथौड़ा त्यागी है, जो कि यूपी चित्रकूट के अंदर सबसे बड़ा क्रिमिनल है। अब तक भी पुलिस ऑफिसर्स इसे नहीं पकड़ सके हैं, आज तक इसे जेल नहीं हुई है। इसके ऊपर इंडिया के सारे केस लगे हुए हैं, चोरी चकारी, रेप, धमकी देना, लोगों को मारना, ऊपर से मर्डर। अब तक इसके ऊपर 45 मर्डर केस लग चुके हैं, यानी कि इतना बड़ा क्रिमिनल आखिरकार जेल में आ चुका है, और वो भी आउटर जमुना पार हाथीराम चौधरी के थाने में। इसी सस्पेंस के साथ गाइस फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ में अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। पाताल लोक के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हाथीराम चौधरी जी के पास में एक बहुत बड़ा केस आया है, जिसके 4 सस्पेक्ट पकड़ लिए गए हैं। इसी के साथ में जिसका मर्डर होने वाला था इसके बारे में भी पता चल गया है, और अब जो 4 सस्पेक्ट मिले हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन निकाली जाने वाली है। इसी के साथ में हाथीराम जी के फैमिली के मैटर भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पे उनके फैमिली में उनके बेटे के साथ बिल्कुल नहीं बनती है। इसी के साथ हिस्ट्री शीटर विशाल त्यागी और हथौड़ा त्यागी के बारे में भी रिवील हो चुका था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 2 की
शुरुआत होती है, जहाँ पे हाथीराम जी को लगता है कि शायद कल उन्होंने अपने बेटे सिद्धू के ऊपर काफी जोर से चिल्लाया था, तो अभी शायद उसे स्कूल छोड़ के आ जाना चाहिए। लेकिन सिद्धू कल की बात से इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। इस बात से हाथीराम जी को और गुस्सा आता है और वो अपनी वाइफ को बताते हैं कि मेरे पिताजी मुझे इन बातों से कभी पूछा नहीं करते, इवन मैं उससे पूछ भी रहा हूँ, हमारे पिताजी तो हमें बहुत बुरी तरीके से मारते थे, वो भी बेल्ट से। मैं एटलीस्ट तेरे बेटे के साथ इतना बुरा तो नहीं करता। लेकिन हाथीराम जी की वाइफ कहती है कि आपके पिताजी ने आपके साथ जो भी किया हो, लेकिन आप अपने बेटे से प्यार से बात कर सकते थे। इधर हाथीराम जी थाने जाने के लिए निकल ही रहे थे, तभी वहाँ पे उनके सामने उनके साले जी उन्हें दर्शन दे देते हैं। साफ दिखाई दे रहा था कि हाथीराम जी अपने साले जी के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। साले जी खुद तो आए थे, लेकिन अपने साथ में कई सारा और सामान भी लेकर आए थे। और अब तो हाथीराम जी की वाइफ भी नीचे उतर जाती है, जो कि बताती है कि मेरे भैया इतने दिनों बाद आए हैं, तो आके थोड़ी देर बैठो तो सही। लेकिन हाथीराम जी लेट हो रहे थे क्योंकि उनके पास में केस था, इसी कारण वो चले जाते हैं। जिसके बाद सीन त्यागी के ऊपर शिफ्ट होता है, जिससे अभी तक भी पूछने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर वो कौन है और आखिर वो संजीव मेहरा को क्यों मारना चाहता था, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन त्यागी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। पुलिस वाले उसके ऊपर डंडे मार मार के थक गए थे, लेकिन उसने चू भी नहीं किया था। जिसके बाद अभी बाकी लोगों को पकड़ा जाता है, यानी कि अब एक फीमेल कांस्टेबल मैरी को बुरी तरीके से मार रही थी और पूछती है कि सबसे पहले बता तू इन लोगों के साथ कर क्या रही थी। तो मैरी बार बार में रोते हुए यही बोल रही थी कि वो लेट हो गई थी और उसने इन लोगों से लिफ्ट ली थी। लेकिन ये लेडी कांस्टेबल फिर इसको थप्पड़ की मारती है और पूछती है कि बता तेरे पास में डॉलर कहाँ से आए। तो मैरी झूठ बोलती है कि उसे डॉलर इकट्ठे करने के शौक है। तब जाके अंसारी कहता है कि डॉलर इकट्ठे करने के शौक थे तो बैग के अंदर से आखिर होटल का टॉवल कैसे निकला। इसका मतलब था कि मैरी झूठ बोल रही है। अब यहाँ पे हाथीराम और अंसारी उसी होटल के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये चारों रुके हुए थे। वहाँ के वेटर से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या क्या चीजें याद है, क्या क्या बातें सुनी थी। तो वेटर बताता है कि एक तो वो इतना बड़ा कांड करके गए थे, पहले उनकी शक्लों से लग रहा था कि वो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करके गए हैं, ऊपर से यहाँ का टॉवल और चुरा के ले गए हैं, इसका पैसा तो साफ मेरी सैलरी से काटा जाएगा। जिसके बाद अब ये सब लोग सामने वाले रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी एक क्लाइंट रुके हुए थे। असल के अंदर ये कोई कपल थे जो कि इसे ओयो समझ के आए थे, लेकिन हाथीराम जी अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकते और सीधा धड़ल्ले से कमरे के अंदर घुस जाते हैं। हालांकि इन्हें कमरे के अंदर कुछ मिलता तो नहीं है सिवाय इस कपल के, जो कि एक दूसरे को अपने कजन्स बताते हैं। हाथीराम जी वेटर से पूछते हैं कि और कोई चीज याद आई है तुझे। तो वेटर बताता है कि हाँ मुझे एक चीज याद आ रही है, यहाँ पे एक लड़के के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा था और वो बार बार में फोन के ऊपर चिल्ला रहा था कि मुझे बात करनी है, मास्टर जी से मेरी बात कराओ। इसी के साथ में एक लड़का जिसका डॉबरमैन जैसा मुंह था, वो कंटिन्यूअसली सिगरेट पी रहा था, एक दिन में 3-3 डब्बे फूंक गया था। हाथीराम जी को समझ में आ गया था कि अब उसे तोप सिंह से क्या बात करनी है। वो अंसारी से पूछता है कि भाई तुझे सिगरेट पीनी आती है क्या, क्योंकि अंसारी को और हाथीराम जी दोनों को सिगरेट पीनी नहीं आती, लेकिन फिर भी तोप सिंह से उगलवाने के लिए ये उसके सामने सिगरेट पीते हैं और उसे कहते हैं कि देख कबीर ने सब कुछ उगल दिया है। वो कह रहा है कि सारे मर्डर का प्लान तेरा और त्यागी का है और वो सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार है। वो अपना बयान दे, इससे अच्छा होगा कि पहले तू ही बता दे कि आखिर तूने क्या क्या किया है। तोप सिंह को काफी ज्यादा सिगरेट की स्मेल आती है और वो खुद को रोक भी नहीं पाता, जिसके बाद में उसे भी सिगरेट दे दी जाती है। लेकिन तोप सिंह भी अपने मुंह से कुछ भी नहीं बताता कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे था। इवन वो अंसारी के ऊपर जोर से हंसता है कि आपको तो सिगरेट पीने की एक्टिंग भी नहीं करनी आती। तोप सिंह के हाथ पे एक चाकू का बहुत बड़ा टैटू बना हुआ था और इसी के साथ में सी भी लिखा हुआ था। तो हाथीराम पूछते हैं कि बता आखिर तेरे हाथ पे क्या बना हुआ है और सी का मतलब क्या है। तो तोप सिंह बताता है सी मतलब चाकू। अब तो हाथीराम जी बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और एक खींच के चाटा लगा के जाते हैं। बाहर आने के बाद हाथीराम अंसारी को कहते हैं कि तोप सिंह की बाकी की डिटेल्स निकलवाओ, इसकी एड्रेस प्रूफ पे जरूर डिटेल्स लिखी हुई होगी। इधर अंसारी और हाथीराम दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन ये लोग इस बात पे हंस रहे थे कि इन लोगों को सिगरेट पीना नहीं आता और अंसारी से बातें निकलवाने के लिए ये सिगरेट पी रहे थे, जिस बात पे इनको थोड़ी बहुत हंसी आ जाती है। और तभी अंदर बैठा हुआ एसएचओ इन्हें बहुत बुरी नजर से देखता है, मानो कि कोई तो गड़बड़ करी है इन्होंने। तभी हाथीराम एक कांस्टेबल को बुलाता है और कहता है कि कबीर को मार तोप सिंह के सामने, ताकि तोप सिंह कुछ तो उगलेगा। जिसके बाद सीन गाइस यहाँ पे संजीव मेहरा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। उसके सामने उसका एक फ्रेंड था, इसी के साथ वो अपने बॉस से मिलने के लिए आया था। अब जैसा कि इस न्यूज चैनल वालों ने ये डिसीजन ले लिया था, सारे बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर कि ये लोग संजीव मेहरा को जॉब से निकालेंगे। हालांकि संजीव मेहरा के ऊपर इतना बड़ा टॉपिक चल रहा है कि लोग उसे मारने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसे इस न्यूज चैनल से डेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। संजीव मेहरा खुद कहता है कि देखिए आप मेरी इतनी सारी मेहनत के ऊपर पानी नहीं फेर सकते, लेकिन जो इस न्यूज चैनल का ओनर था उसका कहना था कि मैं अब एम्प्लॉइज को नहीं रख सकता, तुम्हें अगर करना है तो तुम कुछ भी करो, कुछ नए क्रिटिक्स खोलो, खुद का कोई नया चैनल खोलो, गार्डनिंग कर लो, फार्मिंग कर लो, कोई नया बिजनेस डाल लो, कोई कपड़े का बिजनेस डालो, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि अब तुम मेरी कंपनी में कुछ भी दिन और रहो। संजीव मेहरा कहता है कि मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा, मैं अगर न्यूज चैनल नहीं करूंगा तो इससे मेरी रेपुटेशन पे कितना ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन न्यूज चैनल के ओनर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि संजीव मेहरा आखिर क्या करेगा और उसका पूरा करियर खराब हो या नहीं हो, बल्कि वो संजीव मेहरा के लिए बहुत गलत वर्ड्स यूज करता है कि लोगों को मुफ्तखोरी की आदत हो गई है। इसी के साथ अब हाथीराम और अंसारी कबीर के पास पहुंच जाते हैं, जिसके आधे कपड़े खुला रखे थे ऑलरेडी। इसके पॉकेट से एक ऑपरेशन का लेटर मिला था। हाथीराम को इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि कबीर अपने आप को हिंदू बनाने की क्यों कोशिश कर रहा है, जबकि वो एक मुसलमान है। और इसी के कारण हाथीराम को गुस्सा आता है और वो मुसलमानों के लिए कुछ गलत अब्यूजिव वर्ड्स बोल देता है। और इसी के कारण कबीर के अब कपड़े भी उतारे जाने वाले थे, लेकिन कबीर उसी समय टॉयलेट कर देता है और कोई भी ये चेक नहीं कर पाता कि वो फिर हिंदू है या मुसलमान। लेकिन इस चीज से हाथीराम को भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था कि वो अंसारी के सामने मुसलमानों को
गालियां दे रहा है। तब अंसारी खुद कहता है कि एक बार मैं इससे बात करके देखता हूँ। जैसे हाथीराम और बाकी के ऑफिसर्स चले जाते हैं तो अंसारी कबीर के पास आके बैठ जाता है और उसके पास में एक छोटी सी बुक निकाल के बताता है कि इसे पढ़ने की कोशिश करो, बताओ इसके अंदर क्या लिखा है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तब कबीर बताता है कि मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती है। तब अंसारी कहता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्या तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें उर्दू पढ़ना नहीं सिखाया? अब गाइस आखिर कबीर को उर्दू क्यों नहीं आती है, इन सब चीजों के रीजंस तो गाइस हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेंगे। तब अंसारी कबीर को समझाने की कोशिश करता है कि देख, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तेरा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, तू हमारा सरकारी गवाह बन जा। अगर तू सब कुछ बता देगा तो मैं आगे जाके तेरी अपील करूंगा कि तुझे जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके लिए तुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। अंसारी का ये फेंका हुआ पासा काम कर जाता है। बाहर आके वो हाथीराम को बताता है कि कबीर स्टेटमेंट देने के लिए रेडी हो गया है। बाहर आने के बाद हाथीराम वापस से अंसारी से माफी मांगता है कि शायद उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अंसारी कहता है कि अब जो कुछ भी हुआ लेकिन इससे कबीर डर गया है और अब वो स्टेटमेंट देने के लिए रेडी है। इसी के साथ में अब कबीर इनके सामने बैठता है पूरे कपड़े पहन के और बताना शुरू करता है कि साहब, मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इवन मैंने तो इन लोगों को कभी देखा भी नहीं है। मैं गाड़ियां चुराता हूँ, लेकिन ये काम यानी कि मर्डर जैसा काम मैं कभी भी नहीं कर सकता। तब हाथीराम और अंसारी पूछते हैं कि तूने आखिर ये काम किया क्यों, शुरुआत कहाँ से हुई? तब कबीर बताता है कि मुझे ये काम तारीक ने दिया था। मैं हमेशा के जैसे गाड़ियां चुराता था और इस बार भी मुझे यही काम दिया गया था कि गाड़ी चुरानी है और 3-4 दिन कुछ लोगों को घुमाना है गाड़ी में और वापस से गाड़ी को ठिकाने लगा देना है। अब ये तारीख कहाँ पे मिलेगा? जिसपे कबीर बताता है कि ये तारीख चांदनी चौक के अंदर मिलेगा। इसी के कारण अंसारी तारीख के बारे में पता करने के लिए चांदनी चौक भी जाता है, जहाँ पे कबीर से अब आगे के बारे में पूछा जाता है कि आखिर अगर तुम लोगों को मारने के ऑर्डर दिए गए थे किसी भी आदमी को, संजीव मेहरा को, तो फिर तुम लोगों ने मारा क्यों नहीं? तब कबीर बताता है कि मुझे तो बस इतना ही ऑर्डर मिला था कि रोज 3-4 दिन तक किसी को घुमाना है। तब कुछ दिनों बाद में मुझे त्यागी के पास में एक गन मिली और इससे मुझे थोड़ा डर लगने लगा और डाउट भी होने लगा। इसी के साथ में तोप सिंह उस संजीव मेहरा की कंटिन्यूअसली पिक्चर्स क्लिक कर रहा था और त्यागी भी किसी से कंटिन्यूअसली बात कर रहा था कि अगर मेरी बात नहीं कराई तो मैं ये काम नहीं करूंगा। 3-4 दिन से बस वो इसी बात पे लड़ रहा था लोगों से कि उसे किसी न किसी से बात करनी है। तो हाथीराम कहता है कि उसे किससे बात करनी थी, मास्टर जी से। तो कबीर कहता है कि हाँ बिल्कुल, त्यागी ऐसा ही बोल रहा था कि उसे मास्टर जी से बात करनी है। यानी कि हाथीराम और अंसारी के पास में अभी ये डाउट था कि इन चारों को अगर मर्डर का असाइनमेंट दिया गया था तो आखिर इन्होंने संजीव मेहरा को क्यों नहीं मारा। बाहर आने के बाद में हाथीराम और अंसारी बात करते हैं कि ये सारी शुरुआत इस त्यागी से हुई है और ये त्यागी है चित्रकूट का हिस्ट्री शीटर। इसका मतलब है कि हम लोगों को चित्रकूट में जाना पड़ेगा और थोड़े पास्ट में जाके इसकी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी। इसी के कारण हाथीराम अब डायरेक्ट हेडक्वार्टर के अंदर जाता है और उनसे परमिशन लेता है कि मुझे चित्रकूट जाना है त्यागी के बारे में ज्यादा डिटेल्स निकालने के लिए, क्योंकि वो वहाँ का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर है। इसी के साथ में उसका रिलेशन बड़े बड़े लोगों से है, जैसे कि दुनलिया जो कि वहाँ का एक बहुत बड़ा गुंडा है। बाकी के जो 3 लोग हैं यानी कि तोप सिंह, उसे कवर के लिए रखा गया होगा। कबीर जो कि गाड़ी चुराने वाला होगा और वो लड़की उसे तो बस इसलिए रखा होगा ताकि लड़की देख के कोई उन्हें रोके ना। लेकिन जो हेड ऑफिसर होते हैं वो हाथी को मना करते हैं कि तुम्हें आखिर ये सब चीजों के बीच में क्यों पड़ना है, केस क्लोज करो बस फटाफट। लेकिन हाथीराम कहता है कि मेरे पास में बहुत ज्यादा लीड्स हैं, आप बस मुझे चित्रकूट जाने की परमिशन दे दीजिए, बाकी सब चीजें मैं संभाल लूंगा। तब हेड ऑफिस से हाथीराम को चित्रकूट जाने की परमिशन मिल जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि संजीव मेहरा को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था चारों लोगों की शिनाख्त करने के लिए कि क्या वो उन लोगों को जानता है या नहीं जानता है। हम यहाँ पे उस लेडी कांस्टेबल को भी देखते हैं जो कि संजीव मेहरा यानी कि एक सेलिब्रिटी था, उसके साथ में सेल्फी लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। इसी के साथ में उन चारों लोगों को संजीव मेहरा के सामने लाया जाता है। संजीव मेहरा एक एक इंसान को देखता है लेकिन इनमें से वो किसी को भी नहीं पहचान पाता। तब संजीव मेहरा पुलिस ऑफिसर से पूछता है यानी कि हाथीराम से कि आखिर ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते थे और इनके नाम क्या है, ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो हाथीराम कहता है कि देखिए, हम बस अभी के टाइम में आपको यही बता सकते हैं कि इनके पास में आगे से ऑर्डर थे आपको मारने के लिए, लेकिन इनके क्या नाम है और ये क्या रीजन से आपको मारना चाहते हैं ये सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है और हम अभी के लिए आपको कुछ भी नहीं बता सकते। बाहर आने के बाद में भी हाथीराम संजीव मेहरा को यही कहता है कि आपके साथ में पुलिस वाले घूम रहे हैं ना, आप बस पूरी तरीके से अभी सेफ्टी के अंदर रहिए क्योंकि मामला बहुत गर्म है। हाथीराम का बेटा असल के अंदर संजीव मेहरा की बनाई गई स्कूल के अंदर ही पढ़ाई करता था, लेकिन संजीव मेहरा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हाथीराम चौधरी एक छोटा सा पुलिस ऑफिसर था और संजीव मेहरा एक सेलिब्रिटी था। जिसके बाद सीन गाइस सीधा हाथीराम चौधरी के बेटे यानी कि सिद्धार्थ के स्कूल में शिफ्ट होता है। इस समय बच्चे स्पेनिश की क्लासेस ले रहे थे, लेकिन पता चलता है कि सिद्धार्थ का इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और वहाँ के बच्चे हमेशा उसे चिढ़ाते रहते थे हाथीराम के नाम से। स्कूल खत्म होने के बाद हाथीराम जब सिद्धू को लेने के लिए स्कूल के बाहर आता है तो सिद्धू मना करता है कि उसे उसके साथ नहीं जाना है, बल्कि वो यहाँ से अकेला ही जा सकता है क्योंकि यहाँ के जितने भी बच्चे थे वो सब बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों और बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियों के अंदर अपने घर जाते हैं। वही रही बात सिद्धू की, तो वो पुलिस वाले की गाड़ी के अंदर घर जाता है। हालांकि उसे इस बात पे प्राउड होना चाहिए था, लेकिन सिद्धू अपने आप में बहुत ज्यादा शेम फील कर रहा था। हाथीराम गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आज ही का दिन उसका बुरा था जब उसके बेटे के सामने उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और उसी समय अंसारी का कॉल आता है। अंसारी हाथीराम को बताता है कि हमने मैरी के फोन की डिटेल्स को चेक किया था कुछ दिनों पहले की, जहाँ पे कंटिन्यूअसली एक ही नंबर से बातचीत हो रही थी और वो दोनों नंबर जिस जगह पे रजिस्टर है वो जगह एक ही है। रेलवे स्टेशन के वहाँ से कॉल डिटेल्स के बारे में पता चल रहा है। तो सर, अगर आपके आसपास में रेलवे स्टेशन आता है तो आप प्लीज एक बार वहाँ जाकर आ जाइए। अब काम जरूरी था, इसी के कारण हाथीराम अपने बेटे को कहने वाला था कि बेटा आज तुम यहाँ से अकेले चले जाओ, मुझे किसी काम से जाना था, लेकिन उसे पता चलता
है कि ये बात कहने से पहले ही सिद्धू यहाँ से जा चुका था। इसी के साथ हम संजीव मेहरा को देखते हैं, जिसे अभी तक भी त्यागी और बाकी सब लोगों की पिक्चर्स अपनी ड्रीम में दिखाई देती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुका था अपने सामने उन लोगों को देख के जो लोग उसे मारना चाहते थे। वो एकदम से गाड़ी बीच रास्ते में रुकाता है और उसके बाद में सारा को कॉल करता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी। जिसके बाद हम हाथीराम को देखते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन के उस छोटे से कॉर्नर पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो नंबर रजिस्टर्ड थे। ये शॉप एक जूस वाले की शॉप थी, जो कि बताता है कि ये काम तो साहब बहुत साल पहले हुआ करते थे, यानी कि बिना आईडी प्रूफ के लोगों को सिम बांट देना, लेकिन आज के टाइम में ये काफी ज्यादा सख्त हो गया है, तो हमारे पास तो काम बंद हो गया है। तो हाथीराम उसके ऊपर भी चिल्लाता है कि साले ये काम इलीगल है तो फिर तू करता क्यों है, और किसी इंसान की डिटेल्स भी नहीं है तेरे पास में, तुझे उठा के थाने में डाल दूंगा। तभी आदमी बोलता है कि साहब ये काम बहुत पुराना है, एक दिन में 1000 सिम बिका करती थी, तो फिर आखिर किसकी डिटेल्स रखी जाए। सेम टाइम पे हम अंसारी को भी देखते हैं, जो कि एक टीम लेके चांदनी चौक पहुंच गया था, यानी कि कबीर को जिसने काम दिया था तारिक के घर पे। एक पुलिस ऑफिसर उस तारिक को देख भी लेता है, लेकिन तारिक यहाँ से फुर्ती से भागने लगता है। देखते ही देखते यहाँ पे काफी ज्यादा भागम दौड़ी स्टार्ट हो जाती है। अंसारी बेचारा एक बार नीचे भी गिरता है, लेकिन तारिक फुल स्पीड से भागता है। अब अंसारी के पास एक बाइक आ गई थी और वो तारिक को पकड़ने के लिए बाइक से भाग रहा था, लेकिन तभी एक लड़की सामने आ जाती है और बेचारे अंसारी का एक्सीडेंट हो जाता है। हाथीराम को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और अंसारी जब लौट के आता है तो वो अंसारी को बताता है कि तेरे चक्कर के अंदर वो भाग गया आज, ऊपर से वो भी मुसलमान था, हर जगह सिस्टम के अंदर तुझे गालियां दे रहे हैं, ऊपर से वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके घर वालों ने तो बहुत बड़ी नौटंकी खड़ी कर दी है कि पुलिस ऑफिसर ने उसे ठोक दिया है। तब अंसारी बताता है कि सर मेरी गलती नहीं थी, वो लड़की खुद बीच में आई है, ऊपर से उसे कुछ लगी भी नहीं है। तो हाथीराम कहता है कि देख भाई ये केस मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तू अब इस केस से दूर रहेगा, मेरे काम मैं खुद कर लूंगा। सेम टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि वही जो लेडी कांस्टेबल थी सारा उसके पास में केक लेके पहुंची थी। अब इसका भी एक रीजन था गाइस। इसी के साथ में सीन यहाँ संजीव मेहरा के घर पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे चैंटिंग चल रही थी, यानी कि संजीव मेहरा के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला था। तो घर में सुख शांति की एक तरीके से पूजा चल रही थी, लेकिन संजीव मेहरा उस पूजा को छोड़ के किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए निकल जाता है। हालांकि उसकी वाइफ उसे रोकती है, लेकिन संजीव बात नहीं मानता और वहाँ से निकल जाता है कि संजीव मेहरा सीधा सारा के पास में पहुंचा है। सारा उस लेडी कांस्टेबल के पास में केक इसलिए लेके गई थी ताकि वो उन चारों क्रिमिनल्स के नाम पता कर सके और सारा उसके बाद में उन चारों लोगों की डिटेल्स पता कर सके। सारा डरी हुई थी खुद भी और संजीव मेहरा से पूछती है कि आखिर वो लोग दिखने में कैसे थे। तब संजीव मेहरा बताता है कि वो दिखने में कितने बुरे क्रिमिनल थे, उनकी आंखों के अंदर से खौफ दिखाई दे रहा था और इवन खुद भी संजीव मेहरा डरा हुआ था कि कहीं वो लोग उसे मार देते तो आज क्या सिनेरियो होता। लेकिन जो भी है संजीव मेहरा इन चीजों से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और खुद की एक नई पर्सनालिटी सामने लाने वाला है। इन दोनों के बीच में एक छोटा मोटा सा मूवमेंट होता है जिसको लेके सारा पीछे हट जाती है और संजीव मेहरा को कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं इस चीज को जज नहीं करूंगी कि तुम एक मैरिड हो और फिर मेरे साथ में भी रिलेशन में हो, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। जिसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे। इसी के साथ हाथीराम चौधरी जब अपने घर पे आते हैं तो पता चलता है कि उनके साले साहब ने इस घर को पूरी तरीके से रंगीन कर रखा है। यहाँ पे उसके साले जी ने एक ऐसी मशीन को खड़ा किया था जिसके अंदर से लाइम सोडा वगैरह निकलता था और ये सब कुछ वो हाथीराम की वाइफ को यानी कि खुद की बहन को टिकाने के लिए आया था। हाथीराम को पता था कि ये सिर्फ सोडा है, लेकिन फिर भी आखिर वो उसे क्या कह सकता था। जिसके बाद हम यहाँ पे एक ग्रुप को देखते हैं जहाँ पे कई सारे टीनेज वाले लड़के खड़े थे। एक बड़ा लड़का था जिसका नाम राजू था और वो बाकी सारे बच्चों के सामने होशियारी मार रहा था कि उसने कितने बड़े बड़े काम किए हैं और वो कितने बड़े बड़े लोगों के साथ में घूमता है। किसी पुलिस वाले ने एक बार उसे पकड़ लिया तो उसने सीधा गन निकाल के उसे दिखाई और वो लड़के वहाँ से भाग गए। तो वहाँ पे कुछ लड़के उस राजू का मजाक उड़ाने लगते हैं कि राजू तू कहाँ से गन लेके आएगा, तेरे पास कोई गन वन नहीं होगी। तभी राजू अपने पीछे से गन निकालता है और उन्हें लड़कों के सर पे रख देता है और बोलता है कि अब बता चलाऊं मैं इस गन को। सारे लड़के एकदम से चुप हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि राजू ने अब तक जो भी बोला होगा वो बिल्कुल सच बोला होगा। सिद्धू आगे बढ़ता है और राजू को कहता है कि भैया प्लीज मुझे गन दो ना, पापा भी मुझे गन नहीं देते। तो राजू सिद्धू की इंसल्ट कर देता है और उसे बिठा देता है कि अगर गन चलाना है तो तुझे उसके पहले दम लाना पड़ेगा। जिसके बाद सीन हाथीराम के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तोप सिंह की आईडी से जो एड्रेस मिला था हाथीराम के हाथ में वही था और वो उस एड्रेस पे अकेले जाने वाला था। अंसारी कहता है सर मैं भी आपके साथ चलता हूँ, लेकिन इस बार वो अंसारी को डांट के मना कर देता है कि यहीं पे बैठा रहे, मैं अब अकेला जाऊंगा। जैसे ही हाथीराम बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे बाकी सारे पुलिस वाले बैठ के भी अंसारी की इंसल्ट कर रहे हैं कि जो तारिक भागा था वो भी मुसलमान है और अंसारी भी मुसलमान है, तो कहीं उसने जान करके तो उसको नहीं भगाया। तब हाथीराम सबको एक सबक सिखाने के लिए अंसारी को वहीं पे आवाज देता है और कहता है कि अंसारी बाकियों जैसा नहीं है, बल्कि वो इस केस के लिए बहुत सीरियस है। इवन केस के लिए क्या, वो अपनी ड्यूटी के लिए बहुत सीरियस है। इसी के कारण सारे पुलिस वाले एकदम चुप हो जाते हैं। अब अंसारी और हाथीराम सीधा तोप सिंह के घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि वो आदमी उसका मामा था और उसकी मामी तोप सिंह को बहुत गालियां देती है कि वो लड़का अपने गाँव के अंदर बहुत बड़ा कांड करके आया था और उसे तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। तब यह आदमी बताता है कि देखिए जी मैं उसका मामा हूँ, भले ही उसने कुछ भी किया हो, लेकिन अब वो बच्चा यहाँ पे मुसीबत के अंदर आया था तो मैंने उसे काम पे रख लिया, लेकिन कुछ टाइम से उसने कुछ घपला किया था तो मैंने उसे 4-6 महीने पहले यहाँ से निकाल दिया था। तब हाथीराम पूछता है कि गाँव के अंदर क्या हुआ था। तब तोप सिंह की मामी चिल्ला के बताती है कि ये सब कुछ तो उसके चाचा को पता होगा जो कि उसके गाँव के अंदर बैठा है और ये सारी चीजें जुड़ी थी पंजाब से, यानी कि अब अगर तोप सिंह की डिटेल्स जानी थी तो इन्हें पंजाब जाना पड़ेगा। सीन जिसके बाद में एसएचओ के ऊपर शिफ्ट होता है। हाथीराम और अंसारी दोनों ही उसके सामने खड़े थे। हाथीराम को चित्रकूट जाना था और अंसारी को पंजाब भेजा जाना था। असल के अंदर अंसारी इस समय आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा था, तो एसएचओ मना कर देता है कि भाई इसे क्यों भेज रहा है, जाना है तो
तू जा। तो हाथीराम बताता है कि सर मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी चित्रकूट जा रहा हूँ, लेकिन अंसारी को पंजाब भेजना ज्यादा जरूरी है। तो एसएचओ कहता है तुझे जाने की परमिशन किसने दी? तब हाथीराम कहता है कि सर मैं ऑलरेडी हेडक्वार्टर से लेके आया हूँ। जिसके बाद में तो एसएचओ बहुत बुरा बोलता है कि जब तुम लोगों को ऑलरेडी परमिशन मिल गई है तो तुम लोग आके मेरे पास आ ही क्यों रहे हो? तुम लोग आजकल वहाँ के ज्यादा खास हो गए हो, तो रिपोर्टिंग भी फिर वहीं जाके किया करो। जिसके बाद सीन सीधा रात का दिखाया जाता है। यहाँ पे अंसारी को पंजाब निकलना था और हाथीराम चित्रकूट के लिए वेट कर रहा था। अंसारी को फील हो गया था कि एसएचओ और हाथीराम के बीच में कोई ना कोई तो गड़बड़ चल रही है। तब हाथीराम बताता है कि एसएचओ उसका बहुत पुराना फ्रेंड था, इवन ये दोनों एक ही बैच से पास आउट हुए थे। लेकिन जो एसएचओ था वो अपने टाइम के अंदर काफी ज्यादा गोलीबाज आदमी था। इतनी ज्यादा टोपियां फिट करी उसने कि अपने सीनियर के तलवे चाट के वो आज सीनियर बनता ही गया और सीधा एसएचओ की जगह बैठ गया। ये सब चीजें हाथीराम ने नहीं की थी, इसी कारण आज वो एक जूनियर ऑफिसर है। वो अंसारी को कहता है कि खैर जो भी हुआ, लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना है, तू तो पढ़ाई कर और जाके सीधा आईएएस बन। क्योंकि हाथीराम को वो फीलिंग अभी भी थी कि कैसे जो कि उसका दोस्त हुआ करता था, आज के टाइम में हाथीराम को उसे सैल्यूट ठोकना पड़ता है। अब यहाँ पे हाथीराम और अंसारी दोनों अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो फोन पानी के अंदर गिरा था वो भी मिल गया था, क्योंकि उसी फोन के अंदर मास्टर जी का नंबर भी होगा और इसी के साथ संजीव मेहरा की पिक्चर्स भी होगी, जो कि एक बहुत बड़ा एविडेंस बनने वाला था। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से थर्ड एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। पाताल लोक गाइस अब तक कई लोग देख चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास में ओटीटी का सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। अब जो गाइस मेरा चैनल है यानी कि प्रतीक्षा नागर, उसका मेन फॉर्मेट फैंटेसी का है, यानी कि मोस्टली जो हमारी टारगेटेड पब्लिक है वो एक छोटे बच्चों की पब्लिक है, जिनके लिए पाताल लोक सीरीज एक अडल्ट कंटेंट होने वाला है। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि अगर कोई भी 18+ का नहीं है तो आप इस एपिसोड को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इस सीरीज का सबसे सेंसिटिव एपिसोड यही लगा है। अब तक आप लोगों को पाताल लोक के कई सारे एक्सप्लेनेशन मिल गए होंगे, लेकिन अब तक किसी ने भी इसको पर एपिसोड के साथ में एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये थर्ड एपिसोड काफी ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स को उठाता है और मैं नहीं चाहती कि अगर मेरी कोई ऑडियंस 18+ से नीचे की है तो वो इस एपिसोड को देखे। बैक टू द स्टोरी। पाताल लोक के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाथीराम चौधरी जो कि चित्रकूट जाने वाले हैं और इसी के साथ में अंसारी जो कि पंजाब तोप सिंह के बारे में जानने के लिए निकल चुके हैं। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है, जहाँ पे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 3 बच्चे दिखाई देते हैं जो कि काफी ज्यादा कॉमेडी कर रहे थे, कोई स्टोरी सुना रहे थे, और तभी उनके पीछे पहुंच जाता है त्यागी, जिसके हाथ में एक हथौड़ा था, या फिर हम कह सकते हैं कि जिससे स्कूल की घंटी बजाई जाती है उस तरह का एक हथियार था। वो उन्हीं तीनों लड़कों के पास जाता है और एक एक करके सबके सर पे मारने लगता है। उनमें से एक लड़का बच जाता है, जिसका पीछा करते करते त्यागी काफी दूर तक भागता है और उसके बाद में तीसरे वाले लड़के से पूछता है कि बता आगे की क्या स्टोरी है। वो लड़का बेचारा बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था और आगे की स्टोरी सुनाता है और उसी वक्त त्यागी उसके भी सर पे वार करके उसका सर भी खोल देता है। जिसके बाद सीन संजीव मेहरा के ऊपर शिफ्ट होता है। उसके घर के अंदर किसी तरीके का काम चल रहा था, लेकिन उसी समय उसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी थी। वो सारा को कॉल करके कहता है कि क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा और फेवर कर सकती हो? चित्रकूट के अंदर कोई लोकल जर्नलिस्ट है जिसका नाम अमितोष है, अगर तुम चाहो तो चित्रकूट के बारे में और डिटेल उससे तुम पता कर सकती हो। इसी के साथ हम हाथीराम चौधरी को देखते हैं जो कि इस समय बस के अंदर सफर कर रहे थे और उनके पास थाने से कॉल आता है, जहाँ पे बताया जाता है कि उन्हें वही मोबाइल मिल गया है जो कि तोप सिंह ने पानी के अंदर फेंका था, लेकिन वो फोन पूरी तरीके से बंद हो गया है और अगर टेक्निकल टीम इसे स्टार्ट भी करेगी तो तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो हाथीराम कहता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कराओ और सबसे पहले तो पता लगाओ कि क्या ये फोन वही है। अगर ये फोन स्टार्ट हो गया तो इससे काफी सारे एविडेंस मिल सकते हैं। हाथीराम चौधरी अब तक चित्रकूट के थाने में पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ पे उनकी मुलाकात एसएचओ से नहीं होती है, क्योंकि वहाँ के एसएचओ विधायक जी के पोते के मुंडन में गए हुए थे। इवन वहाँ पे उन्हें किसी तरीके की व्यवस्था भी नहीं मिलती है जहाँ पे वो थोड़ा फ्रेशन अप हो सके। जिसके बाद हम अंसारी को देखते हैं जो कि पंजाब में पहुंच चुका था और वहाँ पे जाते ही सबसे पहले तोप सिंह के चाचा जी के बारे में पूछता है। गलती से वो सबसे गलत घर पे खड़ा होता है जहाँ पे पुराने सारे कांड हुए थे। इसी के कारण वो आदमी अंसारी के ऊपर कुत्ता छोड़ देता है। वो तो अच्छा हुआ था कि यहाँ पे गेट था। इसी के साथ में एक बूढ़ा आदमी जो कि तोप सिंह को बहुत बुरी बुरी गालियां देता है और बताता है कि तोप सिंह ने जाट लोगों की 12 बजा दी थी, ना आसमान देखा, ना जमीन देखी, ना दिन देखा, ना रात देखा, पूरे पंजाब को खून खून कर दिया, क्योंकि उसने 3 लड़कों का मर्डर कर दिया था, वो भी दिन दहाड़े। यानी कि अंसारी को मोटी मोटी बात तो पता चल गई थी, लेकिन फिर भी उसे आगे जाके तोप सिंह के चाचा से तो मिलना ही था। अंसारी तोप सिंह के चाचा से मिलता है और उसके बाद में तोप सिंह के बारे में पूछने लगता है, लेकिन तोप सिंह के चाचा जी बताते कि वो तो बहुत अच्छा लड़का है, वो तो शहर के अंदर रहता है, अच्छी कंपनी के अंदर जॉब करता है और मुझसे बातचीत भी होती रहती है, वहाँ पे उसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं है, उसने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं होगा। तब अंसारी कहता है कि आप झूठ मत बोलिए, वो पहले भी यहाँ पे कांड करके जा चुका है और दिल्ली के अंदर तो वो गिरफ्तार होके बैठा है। तब जाके चाचा जी बताना शुरू करते हैं कि आखिर असली कांड शुरू कहाँ से हुआ था, क्योंकि अंसारी बता चुका था कि आखिर तोप सिंह पंजाब के अंदर 3 लोगों को मार के गया है दिन दहाड़े, इस बारे में पुलिस को पता है। तब तोप सिंह का चाचा रोने लगता है और बताता है उसी से सारी गलती स्टार्ट हुई थी, अगर वो किसी इंसान को रोक लेता तो शायद तोप सिंह आज ऐसा नहीं बनता। कहानी वापस से पास्ट के अंदर चली जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि तोप सिंह का बाप काफी ज्यादा दारू पी के तोप सिंह को बहुत बुरी तरीके से मारा करता था बेल्ट से, और बाहर उसका चाचा बस बैठ के देखा करता था। इवन वो तोप सिंह के पापा को रोक भी नहीं सके कि वो उस बच्चे को ना मारे। तोप सिंह पहले अपने फैमिली से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। इसी के
साथ में हमें पता चलता है कि तोप सिंह एक ऐसी कास्ट से बिलोंग करता है जो कि बिल्कुल जाटों के अपोजिट है, यानी कि जाट लोग और तोप सिंह जिस कास्ट का था यानी कि मंजार, इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी। यहाँ पे तोप सिंह का चाचा उसे कहता है कि बेटा मुझे माफ कर दे, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, जबकि मैं तेरे बाप को रोक भी सकता था। इधर तोप सिंह जैसे जैसे आगे जाने लगता है अपने चाचा के साथ में, तो वहाँ पे जाटों के कई सारे लड़के खड़े थे जो कि तोप सिंह को मंजार के नाम से बहुत बुरी बुरी गालियां देते हैं और उसकी इंसल्ट भी करते हैं। तोप सिंह को इस बार गुस्सा आता है और वो एक ईंट उठा के एक लड़के के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद तो क्या था, तोप सिंह फुल स्पीड से भागता है और जाट के सारे लड़के उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब ये सारे लड़के तोप सिंह को पकड़ चुके थे, लेकिन तभी पता चलता है कि वहाँ पे मंजार के लोग सारे इकट्ठे होकर रैली निकाल रहे थे। इसी के कारण सिर्फ 3 जाट होने के कारण वहाँ से भाग जाते हैं। सारे मंजार कास्ट के लोग तोप सिंह के सामने आके खड़े हो जाते हैं और बताते हैं कि अब पुराना वक्त जा चुका है, अब हमें हमारे लिए खड़ा होना पड़ेगा। आज के बाद ऐसा कोई भी जाट नहीं होगा जो हमें हाथ नहीं लगा सकता, इसके लिए हमें बदलना पड़ेगा। यानी कि अब तोप सिंह को भी उकसाया जाता है कि अगर उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई अत्याचार करे तो उसे खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जिसके बाद तो तोप सिंह खुद की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो बाकी सारे मंजारों की तरह काफी ज्यादा एक्सरसाइज करता है, हथियार चलाना सीखता है और इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि अगर उसे कोई छेड़े तो वो वहीं पे उसे काट के रख दे, क्योंकि मंजारों की कम्युनिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। एक दिन की बात थी जब तोप सिंह अकेला ही जा रहा था और अब तो उसके पास में हथियार भी थे, यानी कि चाकू वगैरह। उस दिन भी जाटों के कुछ लड़के आके उसे रोक लेते हैं और बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करते हैं और परेशान करते हैं, लेकिन इस बार तोप सिंह उनका सामना करता है। वो अपने पैंट से चाकू निकालता है और वहीं पे उन जाटों को खूनम खून कर देता है, यानी कि काट पीट के वहीं पे मार देता है, इवन गर्दन तक अलग कर देता है। भाग भाग के जब वो अपने घर पे पहुंचता है तो उसके चाचा जी उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं कि पागल लड़के, तुझे इतना नहीं करना चाहिए था, नहीं तो वो जाट आके अब हमारी जान ले लेंगे। अब आखिर तुझे तो तेरी जान बचानी पड़ेगी, हम तो यहाँ पे कैसे तैसे रह लेंगे, तू भाग यहाँ से। तोप सिंह के चाचा जी उसे उसी समय उस घर से भगा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जिन जाटों के लड़के मरे हैं उन सबके बाप यहाँ पे आके बहुत बुरा दंगा करने वाले हैं। इधर एक तरफ तो तोप सिंह फुल स्पीड से भाग रहा था, वहीं पे जाटों के कई सारे आदमी अपने बेटे का सर एक प्लास्टिक की थैली में लेके आए थे, जो कि तोप सिंह के घर पे गिराते हैं और बोलते हैं कि बता आखिर तोप सिंह कहाँ पे गया है। लेकिन तोप सिंह तब तक तो घर पे था नहीं। और अब यहाँ पे हमें जाट लोगों की इतनी ज्यादा क्रूरता दिखाई गई है, जो कि शायद मुझे नहीं पता कि ऐसा असलियत में होता भी है या नहीं होता है, जैसा कि वेब सीरीज के अंदर दिखाया गया है। अब वहाँ पे तोप सिंह तो नहीं था, लेकिन अब जैसा कि उसके बच्चों ने तोप सिंह के घर वालों को गालियां दी थी, तो वैसा ही यहाँ के सारे जाट करते हैं। वो तोप सिंह की चाची के साथ में बहुत बुरी तरीके से रेप करते हैं, बल्कि एक इंसान नहीं, वहाँ पे जितने भी जाट के आदमी थे सारे के सारे मिलके। पीछे से तोप सिंह के घर वाले सारे रो रहे थे और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो जाट के मंजार थे और ऊपर से जाट लोग उनके सर पे आके खड़े थे। और ये रीजन था कि तोप सिंह एक बहुत बुरा वाला क्रिमिनल बन चुका था। तोप सिंह के चाचा ये सारी बात अंसारी को बता देते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि वो लड़का तो बेचारा प्यार का भूखा था, उसके बाद उसे एक लड़की से प्यार हुआ, अगर उसके साथ कुछ गलत भी हुआ होगा तो उस लड़की ने ही किया होगा। अंसारी पूछता है कि कौन लड़की, कैसी लड़की? तब वो चाचा जी कहते हैं कि ये बात तो तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए था, क्योंकि वो लड़की तो तोप सिंह के मामा की रखेल है। इसका मतलब है कि वो लड़की तोप सिंह के मामा के घर पे रहा करती थी। ऊपर से उस लड़की ने तोप सिंह को भी पागल बनाया था। उस लड़की का नाम चंदा था, जिसके बाद में अंसारी को समझ में आ जाता है कि आखिर तोप सिंह के हाथ पे सी क्यों बना हुआ है, यानी कि चंदा भी तोप सिंह से रिलेटेड एक कड़ी है। इसी के साथ हमें हाथीराम जी दिखाए जाते हैं, जो कि एसएचओ के सामने बैठे थे। अब उनको त्यागी के बारे में पता करना था, लेकिन वो दिल्ली के केस के बारे में नहीं बताना चाहते थे। हालांकि यहाँ के एसएचओ को पहले से सब कुछ पता था कि त्यागी ने जरूर कोई ना कोई कांड किया है और इसी के कारण दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई है। चित्रकूट एक बहुत छोटा सा थाना लगता है, लेकिन यहाँ का एसएचओ भी बहुत ज्यादा घमंड के अंदर था कि आखिर ऐसा भी कौन सा केस हो गया जो दिल्ली से पुलिस वाले उठ के यहाँ पे आए हैं, क्योंकि दिल्ली के पुलिस वाले बहुत बड़े और बहुत घमंडी हुआ करते थे चित्रकूट की नजर वालों में। और इसी के साथ में वो हाथीराम की किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करते। यहाँ हमें एक जर्नलिस्ट के बारे में पता चलता है, क्योंकि उस जर्नलिस्ट ने इसी थाने के बारे में कुछ गलत कह दिया था और इस जर्नलिस्ट का नाम अमितोषी था, जिसके बारे में अब तक संजीव मेहरा बात कर रहा था। अब यहाँ चित्रकूट के एसएचओ बताते हैं कि अब जब आप दिल्ली से आ ही गए हैं त्यागी के बारे में कुछ पता करने के लिए, तो ठीक है, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। वो हाथीराम चौधरी के साथ में एक कांस्टेबल को भेजता है, जो कि उसे उस कमरे तक ले जाता है जहाँ पे अब तक की सालों पुरानी किताबें रिकॉर्ड्स के अंदर लिखी हुई थी, यानी कि कोई भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन थी तो वो सिर्फ और सिर्फ इन धूल भरी किताबों के अंदर ही मिल सकती थी। अब बेचारे हाथीराम जी को पता तो लगाना था, इसी के कारण मुंह पे कपड़ा बांध के वो त्यागी के बारे में पता लगाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे उन्हें एक फाइल मिलती है जिसके अंदर त्यागी के घर का पता था। अब हाथीराम जी त्यागी के घर पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद में फैमिली से पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर त्यागी ऐसा बना कैसे, वो किसके साथ काम करता है और अभी इन दिनों कहाँ पर होगा। उसके परिवार वाले कहते हैं कि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो एक बहुत बुरा राक्षस था जिसने हमारे पूरे परिवार को खराब करके रख दिया और अब इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं जानते। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन इस समय यहाँ पे त्यागी की बहन का हस्बैंड यानी कि त्यागी का जीजा आ रखा था, जो कि त्यागी के लिए बहुत गालियां देता है कि त्यागी सच में एक राक्षस था और वो यहाँ से भाग गया और बहुत बुरे बुरे कर्मकांड करके गया है, तो अच्छा होगा कि ये पुलिस वाले को भी पता चलना चाहिए। लेकिन त्यागी के फादर हाथीराम जी के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि देखिए, हमारे घर में पहले ही बहुत कलेश चल रहा है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। और हाथीराम जी को बिना कोई इन्फॉर्मेशन मिले वहाँ से जाना पड़ता है। इसी के साथ सीन यहाँ पे सारा के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि चित्रकूट के जर्नलिस्ट
यानी कि अमितोष को कॉल करके उसे चिकनी चुपड़ी बातें करती है कि क्या आप प्लीज मुझे त्यागी के बारे में बता सकते हैं, वो कौन है, किसके लिए काम करता है, और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो क्या आप मुझे उसकी कोई पिक्चर भेज सकते हैं। अमितोष इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और सारा को त्यागी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने लगता है। इसी के साथ हम यहाँ पे संजीव मेहरा को देखते हैं जो कि टीवी देख रहा था और उसे पता चलता है कि उसके अलावा बाकी जितने भी जर्नलिस्ट है और इसी के साथ में जितने भी नेता बैठ के उन्हें एक नया टॉपिक मिल गया है मीडिया के अंदर आने का, यानी कि सारे लोग संजीव मेहरा के बारे में बात कर रहे हैं और संजीव मेहरा खुद अपने घर के अंदर बैठा है जो कि खुद ही नहीं बात कर रहा कि आखिर उसका मर्डर होने वाला था और आगे भी क्या क्या हो सकता है। यानी कि संजीव मेहरा को एक नया टॉपिक मिल गया था खुद को वापस से लाइमलाइट में लाने का। सारा का संजीव के पास कॉल आता है जो कि त्यागी की इन्फॉर्मेशन निकालती है और इसी के साथ में कंफर्म करने के लिए उसकी एक पिक्चर भी व्हाट्सएप करती है। यहाँ हाथीराम जी बेचारे त्यागी के घर के बाहर बैठे थे, उन्हें बस होप थी कि शायद कोई तो आके उससे बात करे और इसी समय त्यागी का जीजा बाहर आता है जो कि हाथीराम जी को बताना शुरू करता है कि आपको ये बातें तो पहले ही पता होनी चाहिए थी कि वो कितना बड़ा राक्षस है। वो इंसान नहीं था बल्कि हिरण्यकश्यप था। वो पैदा ही बहुत बुरे भाग के साथ में हुआ था। जब हाथीराम पूछता है कि आखिर उसने किया क्या था, तब उसका जीजा बताता है कि जब वो बच्चा स्कूल के अंदर था तब उसने 3 लड़कों का सर खोल दिया था, वो भी हथौड़े से। उसके पीछे का रीजन अब तक हाथीराम जी को नहीं पता था। तब हाथीराम जी पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि आखिर अब वो किसके साथ काम करता है और उसे किसने भगाया होगा। तब ये आदमी कहता है कि जाके तुम सीधा स्कूल के अंदर पूछो, वो पीटी टीचर को, उसी ने त्यागी को भगाया था। वो और कुछ बताता इससे पहले त्यागी की बहन यहाँ पे आ जाती है जो कि हाथीराम के सामने आके हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज मेरे घर में बहुत कलेश हो रहा है, आप आज के लिए यहाँ से चले जाइए। हाथीराम उस जगह से चला जाता है जहाँ पे वो आके पीटी टीचर से मिलता है और त्यागी के बारे में पूछने लगता है। तब पीटी टीचर कहते हैं कि साहब आपको भी पता है कि इतनी पुरानी बात है, आखिर बच्चे मुझे कहाँ याद रखेंगे। तब हाथीराम जी कहते हैं कि आपका तो वो सबसे फेवरेट स्टूडेंट रहा होगा और आपको तो यहाँ के केस के बारे में पता होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। तब पीटी टीचर बताने लगते हैं कि हाँ इस बारे में मुझे अच्छी तरीके से पता है कि क्या हुआ था, लेकिन अब वो कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता। तब हाथीराम जी कहते हैं कि आखिर उसने 3 लड़कों का सर क्यों खोला। तब जाके पीटी टीचर बताने लगता है कि आखिर त्यागी के साथ गलती क्या हुई थी। ये उस समय की बात है जब 2 परिवारों के बीच में जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। त्यागी के ताऊजी त्यागी के फादर की जमीन चाहता था, इसके चक्कर में वो उन्हें डराना चाहता था। त्यागी की 3 बहनें थी और उनके साथ वो रेप करवाना चाहता था जिससे कि त्यागी का बाप डर जाए और जमीनों को छोड़ दे। त्यागी के ताऊजी ने पैसे इकट्ठे कर लिए थे ताकि वो खुद के सगे भाई की बेटियों का रेप करा सके और होता भी ऐसा ही है। त्यागी का बाप डर जाता है और जमीन से पीछे हट जाता है, लेकिन ये बात जब त्यागी को पता चलता है कि उसकी बहनों के साथ में इतना बुरा हुआ तो वो बिना कुछ सोचे समझे उन तीनों लड़कों को बहुत बुरी तरीके से जान से मार देता है। स्कूल के अंदर इतनी छोटी उम्र के अंदर उन सब का सर खोल देता है, वो भी हथौड़े से। जिसके बाद हाथीराम जी उसी पीटी टीचर से पूछते हैं कि फिर आगे क्या हुआ। तो पीटी टीचर बताते हैं कि आगे वो कहाँ भागा ये तो मुझे कुछ नहीं पता। ऊपर से उसके घर वालों की जिंदगी और खराब हो गई। बेचारी वो 3 बहनें, उनकी शादी भी बड़ी मुश्किल से हुई क्योंकि नाम खराब ना हो जाए इसी कारण 1 साल में उन्हें भेज दिया गया, लेकिन उनके बाद में भी बहुत कलेश होने लगे। कहा जाता था कि त्यागी का सर इतना ज्यादा गर्म रहा करता था कि वो कुत्तों से अपना सर चटवाता था, उसे कुत्तों से बड़ा प्यार था। हाथीराम जी अब पीटी टीचर से जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते थे उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन ले ली। जिसके बाद में पीटी टीचर यहाँ से जैसे जाने लगते हैं तो पता चलता है कि यहाँ के सारे बच्चे पीटी टीचर को मास्टर जी कह रहे थे और ये मास्टर जी का नाम अब तक हाथीराम ने उन लोगों से सुना था जो कि संजीव मेहरा के केस में जुड़े हुए थे, यानी कि कहीं ये मास्टर जी वही तो नहीं जिससे कि त्यागी बात करना चाहता था। इसी के साथ में जब हाथीराम बाहर निकलते हैं तो उसे पता चलता है कि कोई तो ऐसा आदमी है जो कि कंटिन्यूअसली हाथीराम का पीछा कर रहा है और हाथीराम उस आदमी को पकड़ भी लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि जर्नलिस्ट अमितोष था। अब ये दोनों ही एक घाट पे आके बैठ जाते हैं। अमितोष बताता है कि मुझे पता चला कि थाने के अंदर कोई तो ऐसा है जो कि त्यागी के बारे में पूछताछ कर रहा है, क्योंकि आज ही के दिन में दिल्ली से किसी मैडम का फोन आया था जिनका नाम सारा था और वो भी सेम यही चीज पूछ रही थी कि त्यागी कौन है, उसने क्या किया है, वो किसके लिए काम करता है। तो हाथीराम अमितोष से पूछता है कि चल तू ही बता कि आखिर कौन है त्यागी और किसके लिए काम किया करता था। तब अमितोष बताना शुरू करता है कि क्या आप दुनलिया को जानते हैं। जिसके बाद में हाथीराम बताता है दुनलिया गुजर जो कि एक बहुत बड़ा डकैत है। तब अमितोष बताता है कि ऐसा आपको लगता है कि वो डकैत है, कुछ लोगों के लिए डकैत है तो कुछ लोगों के लिए भगवान है, उसने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है, उसकी एक बहुत बड़ी सत्ता है। हालांकि उसे आज तक किसी ने नहीं देखा है 4-5 लोगों के अलावा, लेकिन चित्रकूट या फिर हम कहें पूरे यूपी का पत्ता कहाँ पे हिलता है ये बात भी उसे अच्छी तरीके से पता है। उसके नेटवर्क्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका सबसे बड़ा जो हथियार था वो त्यागी था। इसी के साथ में एक उसका भाई भी था और वो भी सारे कामकाज संभालता है। हाथीराम जैसे ही पूछने वाला था कि आखिर उसके भाई का क्या नाम है और वो कहाँ पर मिलता है, इतनी ही देर में पता चलता है कि अमितोष का कोई तो पीछा कर रहा था। इसी के कारण वो अमितोष यहाँ से भागने लगता है, लेकिन कह के जाता है कि जहाँ भी देखूं वहाँ मैं पाऊं, हर हर शंभू हर हर शंभू। ये चीज हाथीराम सुन तो लेता है लेकिन उन्हीं लोगों के पीछे भागता है जो कि उसका पीछा कर रहे थे। वो बहुत भागता है लेकिन उन 2 लोगों को हाथीराम पकड़ ही नहीं पाता। वो मंदिरों के अंदर काफी तेजी से भागता है लेकिन वो 2 लोग वहाँ से कब गायब हो गए हाथीराम को पता भी नहीं चला। लेकिन तभी उसे वहाँ मंदिर के अंदर एक ऐसा पत्थर मिलता है जिसके ऊपर वही शिव जी का श्लोक लिखा था और उसके ऊपर एक नाम लिखा था ग्वाला गुजर, यानी कि दुनलिया का भाई, जिससे कि काफी सारी नॉलेज मिल सकती थी। उसका नाम ग्वाला गुजर था। इसी के साथ सीन यहाँ दिल्ली के अंदर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे अब न्यूज चैनल के अंदर 9 बजे की न्यूज ऑन एयर होने वाली और इसी समय यहाँ पे संजीव
संजीव मेहरा पहुंच जाता है अपनी पूरी की पूरी हिस्ट्री शीट लेके सारा के साथ में। वो बताता है कि 9 बजे की न्यूज आज मैं ऑन एयर करूंगा, लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब डरे हुए थे कि आखिर इतनी जल्दी ये सब चीजें कैसे परफॉर्म हो सकती है। जो भी न्यूज ऑन एयर होने वाली होती है उसके लिए एक दिन पहले से पूरे फॉर्मेट को रेडी किया जाना होता है, लेकिन संजीव एकदम से आके बोलता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा और मुझे आज मेरे टॉपिक पे ही बात करनी है क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी लीड मिली है। जहाँ पे बाकी के कलीग्स कहते हैं कि आप संजीव जी इस चीज को कल भी ऑन एयर कर सकते हैं, लेकिन संजीव कहता है कि तब तक कहीं ये न्यूज लीक ना हो जाए, उससे पहले इस न्यूज को मैं लीक करना चाहता हूँ। और जिसके बाद में पूरे बैकग्राउंड को संभालने की जिम्मेदारी सारा को दी जाती है। हर एक चीज का सेटअप किया जाता है और संजीव को पता था कि आखिर उसे क्या बोलना है। 9 बजे की न्यूज ऑन एयर होना शुरू हो जाती है। संजीव रेडी था अपनी पूरी डेटा के साथ में और इसी के साथ में वो बताता है कि वो इंसान जिसने कि संजीव मेहरा को मारना चाहा, यानी कि एक जर्नलिस्ट को मारना चाहा, वो और कोई नहीं बल्कि विशाल त्यागी यानी कि हथौड़ा त्यागी, जो कि चित्रकूट का मोस्ट वांटेड किलर है। इतनी बड़ी न्यूज मीडिया के अंदर लीक नहीं होनी चाहिए थी, जो कि लीक हो गई थी। इसी के साथ हम हाथीराम को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा था, क्योंकि अमितोष ने कहा था कि उसका नेटवर्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ग्वाला गुजर के पास में पहुंचना है तो बस उसका नाम ले दो और ग्वाला गुजर के पास आप पहुंच सकते हो। इसी के कारण हाथीराम एक रेस्टोरेंट में बैठ के एक वेटर को कहता है कि आजकल ग्वाला जी कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पे बैठते हैं। तो ये वेटर बेचारा डर जाता है और मना कर देता है कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं पता, और जाके सीधा अपने ओनर को बताता है कि ये आदमी ग्वाला जी के बारे में पूछ रहा है। इतनी ही देर में हाथीराम के पास कॉल आता है एसएचओ का और वो बताते हैं कि आखिर ये तूने क्या गड़बड़ कर दी, तू चित्रकूट के अंदर उसके बारे में पता करने गया था या सारी न्यूज को लीक करने गया था, क्योंकि न्यूज के ऊपर ये बात लीक हो गई थी कि इनकी कस्टडी के अंदर त्यागी है जो कि मोस्ट वांटेड है और संजीव मेहरा को मारने के पीछे उसका हाथ है। बेचारे हाथीराम की तो वैसे ही लगने वाली थी बहुत अच्छी खासी। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। पाताल लोक के लास्ट एपिसोड में हमें पता चला था कि अंसारी ने पंजाब के अंदर जाके तोप सिंह की पूरी हिस्ट्री निकाल ली थी। इसी के साथ में हाथीराम चौधरी जो कि चित्रकूट की गलियों में घूम रहा था, उसे भी त्यागी के बारे में ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें पता चल गई थी। लेकिन इसी के साथ में उसे ये भी पता चला था कि मीडिया के अंदर खुद संजीव मेहरा ने त्यागी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, जो कि एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी और बाहर लीक नहीं होनी चाहिए थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है। कहानी थोड़े से पास्ट के अंदर चली जाती है, जहाँ पे हम एक ट्रेन का सीन देखते हैं। वहाँ पे एक लेडी और उसका बच्चा उसके साथ बैठा था, लेकिन उसी सीट के सामने एक छोटा सा बच्चा बहुत देर से रो रहा था। तभी इस लेडी को दया आती है और उस बच्चे के पास में जाती है और पूछती है कि बेटा तुझे क्या हुआ, तू यहाँ पे अकेला कैसे रह गया, तेरे घर वाले कहाँ पे हैं। इतनी ही देर में पीछे से एक और बच्चा आता है जिसके पास में बोरी थी। वो इसी लेडी के बेटे के पास में जाता है, जिसे अच्छी तरीके से पता था कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, जो कि फोन चला रहा था लेकिन चिल्ला नहीं सकता था कि ये चोर है। वो लड़का इस लेडी का पर्स ले जाता है और जब ये लेडी पीछे घूम के देखती है तो वो रोने वाला बच्चा भी भाग जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि मैरी थी। मैरी के साथ हम एक लड़के को भी देखते हैं जो कि मैरी को बताता है कि तू यार कितना भोला है, लोगों से चुराए हुए पैसों से ये बस अपनी जिंदगी जी रहे थे। मैरी को उस पर्स के अंदर मिले पैसे से मतलब नहीं था, बल्कि वो उस पर्स के अंदर से पाउडर और लिपस्टिक चुरा लेता है और एक कांच के अंदर खड़े होकर अपना मेकअप करता है। लेकिन इस चीज से वहाँ के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। सीन जिसके बाद प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होता है। हाथीराम चौधरी चित्रकूट से अब दिल्ली पहुँचते हैं, जिसके बाद सीन दिल्ली के हेडक्वार्टर पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम दिल्ली के हेडक्वार्टर के डीसीपी को देखते हैं जो कि मीडिया के सामने बैठे थे। असल के अंदर मीडिया सारे लोग मिलकर उनसे यही क्वेश्चन कर रहे थे कि आखिर आपके जो कस्टडी के अंदर है वो इतना बड़ा क्रिमिनल है और उसके बारे में आपने मीडिया को नहीं बताया, लेकिन जो आपके विक्टिम थे यानी कि संजीव मेहरा, उन्होंने खुद ने ये स्टेटमेंट दिया है कि त्यागी उन्हें मारना चाहता था। आखिर आप इसके बारे में क्या कहेंगे। तब डीएसपी बात को संभालता और बोलता है कि हमने संजीव मेहरा को सिर्फ इसलिए बताया था क्योंकि वो खुद एक विक्टिम थे, लेकिन अब जैसा कि वो एक जर्नलिस्ट है तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी कि मीडिया के अंदर उन्हें इस चीज की रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए थी। इसके अंदर पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है, लेकिन असल के अंदर डीएसपी यानी कि दिल्ली हेडक्वार्टर्स के ऊपर बहुत बड़ी बात आ गई थी। बाहर जाने के बाद में हाथीराम चौधरी की बहुत बुरी तरीके से डांट पड़ती है कि देखो तुम्हारे चक्कर में वापस से एक बार मीडिया के पास में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तब हाथीराम कहता है कि सर ऐसा नहीं है, मैंने इस वक्त कुछ भी नहीं किया था, इवन मैं तो दिल्ली के अंदर भी नहीं था, मैं तो चित्रकूट के अंदर था और चित्रकूट में जाके आने से उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चली है। त्यागी वो एक बहुत बड़े आदमी के लिए काम करता है जिसका नाम है ग्वाला गुजर। डीएसपी जैसे ये बात सुनता है तो हाथीराम को अपने साथ कैबिन में लेकर आता है और पूछता है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या क्या पता चला है। यहाँ पे हाथीराम बताता है कि मैं चित्रकूट गया था, जहाँ पे मुझे त्यागी के बारे में पता चला, उसकी फैमिली के बारे में पता चला, इसी के साथ में दुनलिया गुजर और ग्वाला गुजर के बारे में पता चला, जो कि यूपी के सबसे बड़े टेररिस्ट है। त्यागी उन्हीं का आदमी है और उन्हीं के लिए काम किया करता था। लेकिन आखिर संजीव मेहरा को ये लोग क्यों मारना चाहते हैं इसके बारे में अभी तक भी पता नहीं चला। हो सकता है कि थोड़े दिनों के अंदर इलेक्शन आने वाले थे और उसने किसी पॉलिटिशियन के ऊपर कोई गलत स्टेटमेंट दिया होगा, किसी ने खुन्नस में आके संजीव मेहरा के मर्डर का प्लान किया होगा। डीएसपी को ये सारी लीड्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, इसी के कारण वो हाथीराम को कहता है ठीक है तुम इसे फॉलो करते रहो, लेकिन खुद का ध्यान भी रखना। यहाँ पे हाथीराम जब खुद के थाने के अंदर लौटता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे हर जगह मिठाइयाँ बट रही है और रीजन पता चलता है कि अंसारी का आईपीएस के अंदर सिलेक्शन हो गया है। लेकिन हाथीराम को ये बात बहुत ज्यादा हर्ट करती है क्योंकि अंसारी उसका जूनियर था और इन दोनों की बहुत अच्छी बनती थी, तो शायद अंसारी को पहले ही हाथीराम को बता देना चाहिए था। उसे किसी और के थ्रू पता चला तो
हाथीराम को बहुत दुख होता है। अंसारी कहता है कि मैं बस आपको बताने ही वाला था क्योंकि आप यहाँ पे थे ही नहीं। तो हाथीराम कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तू नहीं बताएगा तो क्या होगा, क्या मुझे पता नहीं चलेगा? अच्छा हुआ जो तेरी जॉब लग गई, अब तू वैसे भी यहाँ पे कहाँ रहने वाला था। अंसारी का दिल बहुत छोटा हो जाता है, जबकि वो ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहता था। इसी समय हाथीराम एक चाय वाले को देखता है जो आज से पहले इस थाने के अंदर कभी नहीं आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाथीराम जाके अब सीधा संजीव मेहरा के ऑफिस में पहुंच जाता है और उनके ऊपर चिल्लाने लगता है कि क्या आपको समझ में नहीं आता, आप बच्चे हो, आखिर आपने मीडिया के अंदर ये स्टेटमेंट क्यों दिया? तब संजीव मेहरा कहता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ, तो आखिर मैं ये न्यूज क्यों नहीं दूंगा? तुम अगर लोगों से छुपाना चाहते हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो आखिर बता के रहूंगा कि आखिर एक जर्नलिस्ट को किसने मारने की कोशिश करी। इसके पीछे का रीजन आप लोग अभी तक नहीं जान पाए हो, लेकिन मैं मेरे सोर्स से जरूर पता लगा लूंगा। हाथीराम को इस चीज पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि हम आपकी सेफ्टी के लिए कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आप खुद ही इस चीज का हवा बना रहे हैं, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। संजीव मेहरा हाथीराम की इंसल्ट करता है और कहता है कि अगली बार अगर मेरे ऑफिस में आओ तो पहले अपॉइंटमेंट लेके घुसना, उसके बाद में यहाँ पे आना। इसी के साथ में अब जब संजीव मेहरा ने खुद के मर्डर के बारे में बता दिया था तो ये न्यूज काफी ज्यादा स्प्रेड होने लगी थी। एक तरीके से संजीव मेहरा वापस से लाइमलाइट के अंदर आ गया था, यानी कि न्यूज चैनल वाले चाहकर भी संजीव मेहरा को फायर नहीं कर सकते। इसी के साथ में सारा आके उनसे मिलती है और सारा पूछती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपको शायद न्यूज के अंदर ये नहीं बताना चाहिए था। लेकिन संजीव मेहरा कहता है कि शायद मेरे करियर के लिए सब कुछ ज्यादा जरूरी था और अभी भी त्यागी के बारे में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मीडिया के अंदर शेयर करनी है। इसी के साथ सीन यहाँ हाथीराम के घर पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हाथीराम की वाइफ ने अपने मोहल्ले की सारी लेडीज को बिठा रखा था और अपने भैया से जो उसे एक बाबा जी मिले थे, सोडे वाले बाबा जी, वो मशीन वो अपनी हर एक लेडीज को टिकाने की कोशिश कर रही थी। अब जब हाथीराम जी घर आ जाते हैं तो उन्हें पूरे घर के अंदर वही बॉक्स मिलते हैं, जिसके कारण वो थोड़े गुस्से में भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये सब चीजें क्या है और कितने का चूना लगा के गया है वो। तब हाथीराम की वाइफ कहती है कि नहीं वो मेरा भैया चला गया है और कुछ ही दिन में सामान भी ले जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी के साथ सीन यहाँ राजू भैया के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब हर बच्चों के ग्रुप के अंदर एक लीडर तो ऐसा होता है जो कि हमेशा होशियारी मारता है। यहाँ पे हम राजू भैया को देखते हैं जो कि सारे बच्चों को अपने कमरे पे ले आया था। यहाँ पे काफी सारी उल्टी सीधी चीजें पड़ी थी। वो बच्चों को कहता है बताओ क्या पीना है तुम लोगों को। अब सिद्धू जो कि एक फैमिली के अंदर रहता था और उसके फादर एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन बाकी लड़कों के सामने वो खुद के इंसल्ट भी नहीं करा सकता था। इसी के कारण कहता है कि वो बियर वगैरह नहीं पिएगा बल्कि वो सूखे नशे करेगा। जिसके ऊपर राजू कहता है कि क्या बात है, तू तो बहुत पहुंचा हुआ निकला। इसी के कारण वो सिद्धू को माचिस लाने के लिए कहते हैं जो कि अलमारी के अंदर पड़ी थी। सिद्धू जैसे अलमारी को खोलता है तो ड्रॉर के अंदर उसे वही गन मिल जाती है, जिसे वो हाथ में उठाता है और उसी समय डर के मारे अंदर भी रख देता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उस जेल का जिसके अंदर मैरी थी। इस जेल के अंदर एक और लड़की को भेजा जाता है जिसे कि रेड लाइट एरिया से लेकर आया गया था। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली कर रही थी और जब वो मैरी को देखती है ऐसा रोता हुआ तो वो उसे और ज्यादा परेशान करने लगती है कि तू लड़की तो है, आखिर इतने शर्मा क्यों रही है, खड़ी हो बात कर मुझसे। मैरी कहती है प्लीज मुझे परेशान मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन ये लड़की मैरी को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगती है, उसे मारा पीटी करने लगती है और कहती है कि तुझे तो मैं सबक सिखाती हूँ, आखिर तू बात क्यों नहीं कर रही है। और वो लड़की मैरी के सीधे मेन पार्ट को टच करती है, जिसके बाद में बहुत जोर से चिल्लाती है। इसी के साथ में हम हाथीराम को देखते हैं जो कि अपने घर पे आया हुआ था, सारे काम से थक के आया था, लेकिन फिर भी उसे कमरे के बाहर से यही सुनाई दे रहा था कि उसकी वाइफ कैसे बाकी लेडीज को वो सामान बेच रही है। हाथीराम कमरे में आने के बाद में उसकी वाइफ से कहता है कि आखिर कब तक चलता रहेगा, तेरा भाई तुझे कितना पागल बनाएगा। लेकिन उसकी वाइफ अपने भाई को डिफेंड करती है और बताती है कि नहीं कुछ ही दिन की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हाथीराम को थाने से कॉल आता है और कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आओ। थाने में आने के बाद हाथीराम के पूरे होश उड़े हुए थे और वो जो लेडी कांस्टेबल जिसने मैरी की चेकिंग करी थी वो बुरी तरीके से रो रही थी, क्योंकि पता चल गया था सबको कि मैरी एक लड़की नहीं है बल्कि मैरी एक लड़का है। उसे लेडीज वाले जेल से उठा सीधा लड़कों वाले जेल में डाला जाता है और वो रेड लाइट वाली लड़की बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रही थी कि सालो तुम लोगों को शर्म नहीं है, मैं एक लेडीज हूँ, तुम लोगों ने मुझे जेल में रखा है, इसका ये क्या मतलब होता है कि तुम लोग किसी जेंट्स को भी मेरे साथ में रखोगे, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता तो। हाथीराम जिसके बाद उस जेल के अंदर आता है जहाँ पे सारे के सारे लड़के थे। अब वो मैरी को पकड़ता है और बहुत बुरी तरीके से मारता है। उसके बाद बोलता है कपड़े खोल सबसे पहले तो अपने। मैरी अब तक भी रो ही रही थी, जिसके बाद वो अपने कपड़े उतारता है और बेचारे हाथीराम के होश उड़ जाते हैं कि ये लड़का था और इसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया था कि एक लड़की है जिसके पीछे इतना बवाल होने वाला है। यहाँ पे अंदर बैठे हुए पहले तो सारे हंस रहे थे, लेकिन हाथीराम को बहुत बुरा गुस्सा आता है और वो मैरी को बहुत बुरी तरीके से मारता है। एकदम से सबके चेहरों से हंसी गायब हो जाती है। मैरी जो कि बेचारा लड़की बन के रहता था उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी की मार सह सके और वो बहुत बुरी तरीके से रोता है। थाने में जिस समय पूजा चल रही थी इस समय दिखाया जाता है कि अंसारी उठ के बाहर चला जाता है और तभी वो मैरी को देखता है। अंसारी को लगता है कि शायद अगर वो मैरी से बात करे तो जरूर केस के बारे में उसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ऐसा एक सीन में दिखाया जाता है कि एक कांस्टेबल अंसारी को आके प्रसाद देता है। अब अंसारी जो कि एक मॉमडन है, लेकिन यहाँ पे साफ दिखाया जाता है कि मॉमडन होने के बावजूद भी अंसारी ने प्रसाद बहुत खुशी खुशी ले लिया था। इसी के साथ में अब मैरी ने स्टेटमेंट देने के लिए हाँ कर दिया था। यहाँ पे हाथीराम, अंसारी और मैरी तीनों बैठे थे और अब पूछा जाता है मैरी से कि बता आखिर तुझे काम किसने दिया था। जिसके बाद में मैरी अपना मुंह खोलती है और बताती है कि एक बिल्डर है जिसका नाम है मुकेश तलरेजा, उसी ने मैरी को ये काम दिया था। मुकेश तलरेजा ने इससे पहले भी मैरी को कई बार काम दिया था। उसे सिर्फ यही बोला गया था कि तुझे 3-4 दिन लड़कों के साथ घूमना है और उसके बाद तेरा काम
खत्म हो जाएगा, जिसके लिए मैरी को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हाथीराम कहता है कि ऐसा कौन सा काम था जो तू लड़कों के साथ घूम रही है, तुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो मैरी कहती है कि लड़कों के साथ अगर घूमते हैं तो किसी को शक नहीं होता, इसी के कारण बस मुझे घूमना था, लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पे कोई मर्डर होने वाला था, बल्कि वो तो खुद भी एक मर्डरर नहीं है। उसका जब नाम पूछा जाता है तो मैरी बताती है कि उसका नाम चीनी है। तो हाथीराम और जोर से चिल्लाता है कि तेरा असली नाम बता। तब मैरी बताती है कि मेरा असली नाम ही चीनी है। अब यहाँ पे हाथीराम जब बाहर आता है तो इस थाने का एसएचओ आता है, जो कि हाथीराम के ऊपर बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है और बोलता है कि उस लेडी कांस्टेबल को अंदर लेकर आओ। हाथीराम उसे बचाने की कोशिश करता है और बताता है कि उससे गलती हो गई है और उसे बहुत सीरियस नोट पे डांट दिया गया है, अगली बार से ये गलती नहीं होगी। तो एसएचओ बोलता है कि अगर यहाँ पे कोई भी मीटिंग बैठी ना तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि थाने का एसएचओ कौन था, तेरे चक्कर के अंदर मैं अपनी जॉब नहीं गवा सकता, बुला के लाओ उसको। तब हाथीराम उस एसएचओ को पकड़ता है और साइड में लेके आता है। असल के अंदर थे तो ये दोनों बहुत पुराने दोस्त। तो वो एसएचओ को कहता है कि देख मेरी बात सुन, बहुत मुश्किल से मुझे ये केस मिला है और मैं काफी हद तक इन लीड्स को पार करता जा रहा हूँ। ये जो चीनी है इसने भी अभी एक नया नाम लिया है, हो सकता है कि इसे पकड़ के शायद हम मर्डरर तक पहुंच सकते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ था, तो प्लीज इस केस को खराब मत कर। तो एसएचओ बोलता है कि तेरे इन चक्करों के अंदर मैं अपनी जॉब नहीं गवाऊंगा, तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझे मेरा रिजल्ट लाके दे। मैं एसएचओ ऐसे नहीं बना हूँ, मैंने भी अपनी बहुत घिसी है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है मुकेश तलरेजा बिल्डर्स की बिल्डिंग के अंदर, जो की बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई थी। अंसारी और हाथीराम दोनों रिसेप्शन पे आते हैं, जो की मुकेश तलरेजा के लिए पूछते हैं, लेकिन वो तो यहाँ पे था ही नहीं। इसी के कारण इन दोनों को एक गेस्ट रूम के अंदर बिठा दिया जाता है और कुछ ड्रिंक्स दी जाती है। पता चलता है कि उन ड्रिंक्स के अंदर कुछ दवाई मिली हुई थी, जिसके कारण ये दोनों ही बहुत बुरी तरीके से सो जाते हैं। तकरीबन 2 घंटे बाद इनकी नींद उठती है और तब इन्हें पता चलता है कि इन्हें बेहोश करने के लिए ये ड्रिंक पिलाया गया था। बाहर आते हैं और बहुत गुस्से के अंदर बोलते हैं कि मुकेश तलरेजा कहाँ पर है आखिर। अब हाथीराम चौधरी अंसारी के ऊपर पहले से ही तो भड़का हुआ था, क्योंकि उसने बताया ही नहीं था कि उसका एग्जाम क्लियर हो गया है। इसी के कारण वो अंसारी के ऊपर और ज्यादा भड़कता है और कहता है कि मुकेश तलरेजा जितने भी प्रोजेक्ट है उन सबको निकाल और उसके अंदर चेक कर कि इसकी प्रॉपर्टी किसी चित्रकूट वाले ने तो नहीं खरीदी है, उसका एड्रेस चित्रकूट का तो नहीं है। तो अंसारी कहता है कि इसे पता लगाने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि लोग अगर किसी में इन्वेस्ट करते हैं तो बेनाम तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो आखिर चित्रकूट का कैसे एड्रेस निकाला जाएगा। तब हाथीराम कहता है कि इस तलरेजा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा, जैसे निकलवाना है वैसे निकलवा, और वो भी बिना वारंट के। तुझे हाथ पैर पड़ना पड़े, जैसे करना पड़े कर, लेकिन तू एक पुलिस वाला है और अपने जुगाड़ लगा और काम कर। हाथीराम बड़े गुस्से के अंदर यहाँ से बाहर निकलता है और रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि अब आऊंगा अगली बार वारंट लेके तेरे पास में। हाथीराम और अंसारी ऑलमोस्ट बाहर निकल ही गए थे, तभी इन्हें वापस से अंदर बुला लिया जाता है। मुकेश तलरेजा असल के अंदर यहीं बैठा था, जो कि सारी चीजें कैमरे से देख रहा था। तलरेजा पूछता है कि बताओ सर आप यहाँ पर आखिर क्यों आए हो। तब हाथीराम बताने लगता है कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा है संजीव मेहरा के मर्डर के लिए। हमने मैरी लिंगडो को पकड़ा है, यानी कि चीनी, जिसने कि आपके बारे में कहा है। आखिर आप चीनी को जानते हो या नहीं जानते हो, और वो आपसे कहाँ पे मिला था। तब ये तलरेजा बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज में कहता है कि वो उसे एक मसाज सेंटर के अंदर मिला था और उसके बाद से चीनी को उसने बहुत बार काम दिया, लेकिन कोई मर्डर से रिलेटेड नहीं, बल्कि उसके कोई पर्सनल काम। हाथीराम कहता है कि देखो अब आपके ऊपर तो इल्जाम लग चुका है कि आपने मर्डर के लिए उसे पैसे दिए थे और 4 दिन तक उन सब के साथ रहने के लिए गए थे, स्टेटमेंट आ चुका है। तब तलरेजा कहता है कि जाके सबसे पहले वारंट लेकर आओ और मैं भी देखता हूँ कि आखिर वारंट के ऊपर साइन कौन करता है। और आप भी इंस्पेक्टर साहब एक ट्रांसजेंडर के ऊपर विश्वास करके मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, पहले सोच के तो बोलिए कि आखिर मैं हूँ कौन। हाथीराम को पता तो था कि तलरेजा झूठ बोल रहा है, लेकिन बिना वारंट के आखिर हाथीराम भी क्या कर सकता था। इसी समय हाथीराम के पास एक कॉल आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। पता चलता है कि तारिक यानी कि कबीर को जिसने काम दिया था वो तारिक मारा गया है, उसकी बॉडी पानी के अंदर मिली है। शायद तारिक आगे की कोई कड़ी थी जो कि आगे की इन्फॉर्मेशन बता सकता था कि आखिर वो किससे जुड़ा था। उसे मार दिया गया है, लेकिन उसे जरूर उसी इंसान ने मारा होगा जिसे इस केस के बारे में पता होगा कि तारिक के बारे में पता चल चुका है, यानी कि ये कोई ना कोई थाने के अंदर का ये आदमी था। हाथीराम आता है और उसकी बॉडी के ऊपर पानी डालता है तो गले से पता चलता है कि पहले उसका गला दबाया गया है, फिर जाके उसे मार के पानी के अंदर फेंक दिया गया है, यानी कि कबीर से जुड़ी हुई कड़ी तारीख खत्म हो गया है। इसी के साथ में तोप सिंह ने जो फोन फेंका था उसकी डिटेल्स निकलवाना अभी के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। जिसके बाद सीन यहाँ पे एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे जर्नलिस्ट को प्राइज दिए जा रहे थे, जहाँ पर हम संजीव मेहरा और उसकी वाइफ को देखते हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पे साफ तरीके से पता चल रहा था कि इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। संजीव मेहरा अपनी वाइफ को यहाँ पे अकेला ही छोड़ के किसी काम से चला जाता है, वो अपने बॉस से मिलता है, लेकिन इस बार भी हमें पता चलता है कि संजीव मेहरा की बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि संजीव मेहरा कितना फेमस हो चुका है और उसके न्यूज चैनल को संजीव मेहरा से कितना ज्यादा पब्लिसिटी मिलने वाली है। वो बस यही चाहता था कि संजीव मेहरा जॉब को छोड़ दे, अगर वो रिजाइन कर देगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर वो फायर होगा संजीव मेहरा तो उसके रिकॉर्ड के लिए बहुत खराब माना जाएगा। लेकिन संजीव मेहरा अपने ही बॉस को अब ब्लैकमेल करने लगता है। उसे एक केस के बारे में अच्छी तरीके से पता था कि एक कोई बिल्डर था और एक कोई पॉलिटिशियन था, इन दोनों का काम कराने के लिए साइन किसने किया था 300 करोड़ के प्रोजेक्ट पे। अगर ये बात बाहर आ गई तो इनका न्यूज चैनल बुरी तरीके से डूब जाएगा। जिसके बाद में संजीव मेहरा का बॉस भी डर जाता है और संजीव मेहरा को कुछ नहीं कहता। यहाँ पे संजीव मेहरा की वाइफ अभी तक भी खुद के हस्बैंड को ढूंढ ही रही थी। ढूंढती ढूंढती वो एक लॉबी के अंदर आ गई थी और एकदम से इमोशनल होकर रोने लग जाती है। तभी यहाँ पे 2 लेडीज आती है जो कि पूछती है कि डॉली तुम कैसी हो, यहाँ पर आखिर क्या कर रही हो और तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं। लेकिन डॉली तो इतनी ज्यादा इमोशनल थी कि वो किसी से बात ही नहीं कर पाती। और इसी समय यहाँ पे सारा भी पहुंच जाती है, जिसे समझ में आ गया था
कि कुछ तो बात हुई है। जिसके बाद हम संजीव मेहरा को देखते हैं जो कि वॉशरूम के अंदर आया था और एक बहुत बड़े बिल्डर से आके बात करता है। असल के अंदर इस बिल्डर और पॉलिटिशियन से संजीव मेहरा को कब से काम था और एक बार इसी पॉलिटिशियन के ऊपर संजीव मेहरा ने स्टिंग ऑपरेशन भी किया था। इसी के कारण ये आदमी बताता है कि तुमने तो मेरे ऊपर पहले भी स्टिंग ऑपरेशन किया था, तो आज तुम्हें मुझसे क्या काम है। इसी के साथ में वो संजीव मेहरा को ये भी बताता है कि मैंने तुम्हारे बॉस को एक बहुत अच्छा ऑफर दिया था, हालांकि उन्हें इस ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन संजीव मेहरा को इस आदमी से ज्यादा कॉन्टेक्ट बढ़ाने थे क्योंकि आगे जाके उसका इससे मतलब निकलने वाला था। इसी के कारण वो इस आदमी से और बात करता है और ये आदमी भी इंटरेस्टेड हो जाता है संजीव मेहरा को अपना नया प्रपोजल देने के लिए। इतनी ही देर में डॉली उसके सामने आ जाती है जो कि रोती हुई उसके गले लग जाती है और कहती है कि आखिर तुम मुझे छोड़ के कहाँ पे चले गए थे। संजीव मेहरा एकदम से डर जाता है कि डॉली के सामने सारा खड़ी थी क्योंकि सारा के साथ उसका मैरिटल अफेयर चल रहा था। तब वो डॉली को बिना कहे यहाँ से खींच के लेके जाने लगता है कि चलो अभी हमें यहाँ से घर जाना चाहिए। लेकिन डॉली को सारा बहुत पसंद आती है और वो उसे कहती है कि तुम एक बार घर जरूर आना। इसी के साथ हम हाथीराम और अंसारी को देखते हैं जो कि उस ऑफिस के अंदर पहुंच गए थे जहाँ पे तोप सिंह के फोन का रिकॉर्ड निकाला गया था। उनके फोन के अंदर एक वीडियो था जहाँ पे संजीव मेहरा का वीडियो बना हुआ था। इसका मतलब ये सबसे बड़ा सबूत है। इसी के साथ में जब कॉल लिस्ट निकाली जाती है तो उसके अंदर कंटिन्यूअसली एक ही नंबर था जो कि इसीलिए एक्टिवेट किया गया था ताकि कुछ दिनों तक बात कर सके। उसके बाद में दोनों ही नंबर बंद कर दिए गए थे। दोनों ही नंबर की एक ही लोकेशन है और इस बारे में हाथीराम को अच्छी तरीके से पता था कि ये लोकेशन और कहीं की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ चित्रकूट की ही हो सकती है। इसी के साथ तोप सिंह के फोन के अंदर कुछ प्राइवेट पिक्चर्स भी थी। इस पिक्चर्स के अंदर तोप सिंह के साथ एक लड़की भी थी। इसी समय अंसारी को पता चलता है कि हाँ, इस लड़की के बारे में तो मुझे अच्छी तरीके से पता था। इस लड़की का नाम चंदा है। हाथीराम पूछता है कि चंदा के बारे में तुझे और क्या क्या पता है। तब अंसारी बताता है कि ये चंदा असल के अंदर तोप सिंह के मामा के साथ रहती थी और तोप सिंह के मामा ने हमें कुछ भी नहीं बताया। इसी के कारण अब अंसारी और हाथीराम दोनों ही तोप सिंह के मामा के घर पे पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर आपने हमें सब कुछ सच क्यों नहीं बताया। तब उसके मामा कहते हैं कि यार देखो, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, आखिर मैं इनके सामने कैसे क्या कुछ बता सकता था। और रही उस चंदा की बात, तो वो तो बहुत ही बुरी लड़की थी, रहती मेरे साथ थी, खर्चा उसके ऊपर पूरी तरीके से मैं करता था, उसके फोन के अंदर इवन बैलेंस भी मैं डलाता था, लेकिन वो बात उस तोप सिंह से करती थी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और उसके बाद में ये दोनों कहाँ भागे जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर कुछ घपला किया होगा तो जरूर उस लड़की ने ही किया होगा। यानी कि इतना तो जरूर पता चल गया था कि तोप सिंह से रिलेटेड चंदा है और वो भी इस केस की कोई ना कोई कड़ी हो सकती है। इतनी ही देर में हाथीराम को कॉल आता है कि केस अब उसके हाथ से ले लिया गया है और केस जाके सीधा सीबीआई को मिल गया है। जैसे ये लोग पुलिस स्टेशन आते हैं तो हाथीराम के सामने बहुत सारी मीडिया खड़ी थी और हाथीराम के ऊपर क्वेश्चन करने लगते हैं कि आखिर आप लोगों को पता कैसे नहीं चला कि आप एक लड़की को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या फिर लड़के को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आज तक की हिस्ट्री के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी को इन्वेस्टिगेट करते टाइम ये नहीं पता कि आखिर उसका जेंडर क्या है। यहाँ पे अभी भी वो लेडी कांस्टेबल बुरी तरीके से रो ही रही थी। हाथीराम ने उसे बचाने की बहुत कोशिश करी। वो जब थाने के अंदर आके देखता है तो पता चलता है कि सारी की सारी फाइल सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है। हाथीराम से ये केस ले लिया गया है। जब एसएचओ को आके वो पूछता है कि आखिर किसने ये चीज लीक करी होगी, जरूर कोई ना कोई ऐसा है जिसे अंदर की सारी बातें पता है और वो बार बार के अंदर बाहर निकलती जा रही है। और तभी पता चलता है कि ये काम और किसी ने नहीं बल्कि एसएचओ ने किया है। उसने ही जाकर दिल्ली हेडक्वार्टर के अंदर बताया था कि इनसे ये गड़बड़ हो गई है। एसएचओ बताता है कि तेरे चक्कर के अंदर मेरी जॉब चली जाती तो, अगर किसी को पता चल जाता कि इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन के अंदर गलती हुई है तो, और सजा के तौर पे हाथीराम को सस्पेंड कर दिया जाता है। बेचारा हाथीराम जो कि इस केस के पीछे इतनी बुरी तरीके से लगा हुआ था, उसके पास में इतनी सारी लीड्स थी, उसकी आंख से आंसू निकल जाता है। वो अपनी गन, बेल्ट, कैप सब कुछ ऑफिस के अंदर जमा करा के चला जाता है, जहाँ पे हर कोई उससे यही पूछ रहा था कि आखिर आपको पता कैसे नहीं चला कि वो लड़की है या फिर लड़का है। और इसी के साथ गाइस 4th एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। पाताल लोक के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे न्यूज के अंदर ये बात स्प्रेड हो गई थी कि 4 सस्पेक्ट के अंदर एक लड़की जो कि मैरी लिंगडो थी, वो असल के अंदर एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। इसी के कारण इस गलती की सजा हाथीराम चौधरी को मिलती है और उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें हाथीराम चौधरी के बचपन का सीन दिखाया जाता है कि वो बच्चा था और उसके फादर उसके साथ में बैठे थे जो कि रोज उसे एक ही खाना बना के दिया करते थे। अब जैसा कि वो एक बच्चा है तो ये चीज बोल सकता है कि मैं रोज एक चीज नहीं खा सकता, लेकिन उसके पापा जिन्होंने दूसरी शादी नहीं करी थी वो बहुत गुस्से के अंदर आके हाथीराम को एक जोर से चांटा लगा देते हैं और बताते हैं कि सिर्फ तेरे चक्कर के अंदर मैंने दूसरी शादी नहीं करी, मैं रोज यहाँ पे खाना बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ और उसके बाद भी तो यहाँ पे नखरी कर रहा है। बेचारा छोटा सा बच्चा घर से भाग जाता है। हाथीराम के फादर उसको ढूंढते हुए बहुत दूर तक भागते हैं और पता चलता है कि हाथीराम ऑलमोस्ट एक ट्रक के नीचे आने ही वाला था, लेकिन वो बच गया। जिसके बाद तो हाथीराम के पिताजी उसे और बुरी तरीके से मारते हैं। सीन जिसके बाद प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट हो जाता है। हाथीराम सस्पेंड होने के बाद अपने घर पे आता है और अपनी वाइफ से बात करने वाला था, उसे सब कुछ बताने वाला था कि उसके साथ में क्या चल रहा है। इतनी ही देर के अंदर सिद्धू यहाँ पे पहुंच जाता है खुद का एक रिपोर्ट कार्ड लेके कि कैसे इनके स्कूल के अंदर एक मीटिंग है जिसके अंदर पेरेंट्स को बुलाया गया है। सिद्धू कहता है कि अगर आप नहीं भी आए तो भी चलेगा, लेकिन बस साइन कर दीजिए कि मैंने आपको ये चीज दिखा दी है ताकि बाद में आप मेरे ऊपर चिल्लाए ना। हाथीराम फिर से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और घर पे ये बात बताना जरूरी नहीं समझता कि वो सस्पेंड हो गया है, नहीं तो घर वाले भी टेंशन में आ जाएंगे। सीन जिसके बाद थाने के अंदर शिफ्ट होता है। यहाँ पे दिल्ली हेडक्वार्टर से डीएसपी बैठा था, इसी के साथ में सीबीआई की टीम बैठी थी, एसएचओ था और अंसारी भी था। अंसारी सारी रिपोर्ट
सीबीआई को ट्रांसफर करता है। चारों के स्टेटमेंट, इसके अलावा जो भी इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करी थी चित्रकूट पंजाब से लेकर, वो सब कुछ सीबीआई के पास आ चुकी थी। हाथीराम थाने आता है साइन करने के लिए, क्योंकि सस्पेंड होने के बाद में भी थाने के अंदर रोज साइन करने के लिए आना पड़ता था। वो एक चाय की दुकान पे खड़ा होता है, जहाँ पे वही लड़का हमें दिखाया जाता है जो कि लास्ट एपिसोड में भी हमने देखा था, जो कि चाय देने के लिए आया था। इस समय चारों सस्पेक्ट को अब जमुना पार्क थाने से सीधा अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाया जा रहा था, जहाँ पे हम देखते हैं कि चीनी इसी लड़के को कंटिन्यूअसली देख रहा है और ये लड़का भी चीनी को कंटिन्यूअसली देख रहा है। हाथीराम को डाउट होता है और जैसे वो पीछे पलटता है तो वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। इसी के साथ में हाथीराम अंदर साइन करने के लिए आता है और वहाँ से जब वापस जाता है तो ऐसे जो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि देखो यार, कल जो भी हुआ वो तो पर्सनल मत लेना, बात असल के अंदर मेरे ऊपर भी आ गई थी, इसी के कारण मैंने ऐसा किया। अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। हाथीराम जो कि बहुत ज्यादा स्वाभिमानी था उसी समय वहाँ से निकल जाता है। अंसारी बेचारा पीछे भागते भागते आता है और हाथीराम को कहता है कि सर अपन शाम को मिलते हैं, आज मेरी पार्टी है मेरे सेलेक्ट होने की। जिसके ऊपर तो हाथीराम बहुत बुरी तरीके से भड़क जाता है कि हाँ, यहाँ पे मैं सस्पेंड हो रखा हूँ और तू मुझे पार्टी दे रहा है, तू समझता क्या है खुद को कि मैं परेशान हो रखा हूँ तो खुद का कंधा दे देगा। अगर तू जब तक साहब बन के नहीं आता, कोई सीनियर ऑफिसर बन के नहीं आता, तब तक मेरे से बात मत करना। अगर सीनियर ऑफिसर बन गया तो तुझे सलाम भी ठोकूंगा, उससे पहले तेरी बातें तेरी जेब के अंदर रख। जहाँ से कहानी सीबीआई के ऑफिस में शिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ पे सीबीआई के कई सारे ऑफिसर्स एक साथ में थे और इन चारों के ऊपर डिटेल्स निकाली जा रही थी। डिटेल्स निकालते निकालते इस तरीके की डिटेल्स पता चल रही थी कि मानो किसी एक ने कोई तो घर लिया था दिल्ली के अंदर, जहाँ पे ये चारों ही रहते थे। और उसके बाद में सीबीआई की पूरी टीम ने वहाँ पे रेड मार दी, जिस कमरे के अंदर इन्हें कई सारे सबूत मिलते हैं, यहाँ तक कि गन, पासपोर्ट और भी कई सारी चीजें। इस होटल के ओनर ने ही सीबीआई के किसी एक बंदे को कॉल किया था। हाथीराम जो कि सस्पेंड होके बिल्कुल अकेला बैठा था, असल के अंदर घर में तो रह नहीं सकता, इसी के कारण बाहर बैठ के ड्रिंक कर रहा था और अपनी पुरानी डायरी के अंदर लिखी हुई चीजों को पढ़ रहा था, जहाँ पे उसे याद आता है कि अगर वो तलरेजा से वापस बात करे तो जरूर उसे कोई ना कोई हिंट मिल सकता है। इसी के कारण वो तलरेजा बिल्डिंग्स के अंदर पहुंचता है, लेकिन वहाँ की रिसेप्शनिस्ट बताती है कि तलरेजा सर तो यहाँ पे है ही नहीं, असल के अंदर वो दुबई चले गए हैं। हाथीराम को पता चल जाता है कि तलरेजा इस केस से जुड़ा हुआ था, इसी के कारण वो यहाँ से भाग गया है। जिसके बाद हाथीराम सीधा डीएसपी के घर यानी कि भगत सिंह के घर पे मिलने के लिए आता है और उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करता है कि देखिए मेरे पास में कितनी सारी लीड्स थी, कबीर जिसे कि तारिक ने काम दिया था उसे मार दिया गया। इसी के साथ में तलरेजा जो कि चीनी से जुड़ा हुआ था वो भी यहाँ से भाग गया है। सारी चीजें चित्रकूट और दिल्ली से भी जुड़ी हुई है। मैं काफी चीजों तक पहुँच गया था, आखिर सीबीआई इन सब चीजों को पता भी नहीं कर पाएगी। लेकिन तब भगत सिंह कहता है कि आखिर तुम्हें अभी कौन कह रहा है तुम इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करो, तुम इस समय सस्पेंड हो रखे हो। लेकिन हाथीराम फिर भी कहता है कि सर मैं इस चीज को सॉल्व कर सकता हूँ, इस कहानी की काफी सारी चीजें मुझे पता है, अगर थोड़ा सा टाइम और मिल जाए तो मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। जिसके ऊपर भगत सिंह बताते हैं कि देखो तुम बीवी बच्चों वाले आदमी हो, ऊपर से सस्पेंड और हो रखे हो, ऐसी कोई गलती मत कर देना जिससे कि तुम परमानेंटली इस जॉब से चले जाओ। तो अच्छा यही होगा कि शांति से अपने घर के अंदर बैठो और मेडिटेशन करो। जिसके बाद सीनियर डॉली के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो अपनी डॉगी जिसका नाम सावित्री था उसे हॉस्पिटल लेके आई थी चेकअप के लिए। हॉस्पिटल से पता चलता है कि सावित्री प्रेग्नेंट है और कुछ ही दिनों के अंदर बच्चों को जन्म देने वाली है। डॉली चाहती थी कि वो सावित्री को अडॉप्ट कर ले, जो कि एक स्ट्रीट डॉग है, लेकिन उसके हस्बैंड को यानी कि संजीव मेहरा को डॉग से एलर्जी थी, इसी के कारण वो सावित्री को घर में नहीं रख पाती। इसी समय डॉली के पास में सीबीआई से कॉल आता है, क्योंकि सीबीआई वाले लोग संजीव मेहरा से मिलना चाहते थे और संजीव मेहरा जिसका फोन बंद था, इसी के कारण वो उनकी वाइफ को कॉल करते हैं। तो डॉली कहती है कि वो जरूर ऑफिस में होंगे। तो सीबीआई वाले कहते हैं कि नहीं मैम, हमने ऑफिस के अंदर भी कॉल किया था, लेकिन वो इस समय ऑफिस के अंदर नहीं है। तो डॉली कहती है ठीक है, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं खुद कॉल करके पता लगाती हूँ। डॉली अब संजीव मेहरा को कॉल लगाती है तो उनका कॉल बंद आता है। ऑफिस के अंदर कॉल लगाती है तो ऑफिस में से तो संजीव मेहरा कब का जा चुका था, इसी के कारण वो उन दो लोगों को कॉल लगाती है जो कि हमेशा से संजीव मेहरा के साथ साथ घुमा करते थे, यानी उनके गार्ड्स। और उनके गार्ड्स डॉली से झूठ बोल जाते हैं कि हाँ मैम, हम तो ऑफिस के अंदर ही हैं, सर काम कर रहे होंगे। तब डॉली कहती है झूठ मत बोलो, मुझे सीबीआई से कॉल आया था और पता चला है कि संजीव ऑफिस के अंदर नहीं है, मुझे सच सच बताओ कि आखिर तुम लोग हो कहाँ पर। जिसके बाद पता चलता है कि संजीव मेहरा इस समय सारा के घर पे था। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि आखिर न्यूज चैनल पे इन्हें क्या डालना चाहिए था। सारा बताती है कि जरूरी नहीं है कि हम उनके मर्डर प्लान को ही बार बार में दिखाते जाएं, हम ये भी दिखा सकते हैं कि आखिर इन चारों की जर्नी क्या रही है, ये चारों क्रिमिनल्स क्यों बने हैं और आखिर इनके पास में क्या मोटिवेशन था जिसके कारण ये किसी का मर्डर कर सकते हैं। जिसके ऊपर संजीव मेहरा कहता है कि हाँ, आजकल लोगों को यही तो चाहिए, पाकिस्तान से कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, एलजीबीटी कम्युनिटी होनी चाहिए और ये सब कुछ इस केस के अंदर मिला हुआ है, यानी कि हमारे पास में कंटेंट बहुत सारा है। इसी समय संजीव के पास अपने ही गार्ड्स का कॉल आता है और वो बताते हैं कि सर सीबीआई आपसे बात करना चाहती है। संजीव यही बात सारा को भी बताता है कि आखिर सीबीआई मुझसे क्यों बात करना चाहती है और पुलिस वालों से केस सीबीआई के पास क्यों चला गया। ये सारी चीजें डॉली नीचे खड़ी होकर देख चुकी थी कि उसका हस्बैंड किसी और लड़की के साथ में है। सेम टाइम पे सीन हाथीराम की वाइफ के ऊपर शिफ्ट होता है। हाथीराम की वाइफ अपने मोहल्ले की हर एक लेडी को पूछती है कि क्या आप इसे खरीद सकते हैं, क्या एटलीस्ट एक तो ऑर्डर देके जाइए, लेकिन कोई भी औरत इस गैजेट को नहीं खरीदती है। हाथीराम जो कि बुरी तरीके से ड्रंक हो रखा था, वो अपनी वाइफ को कहता है कि आज भी नहीं बिकाना और ये कभी नहीं बिकेगा, आखिर तू कोशिश कर ही क्यों रही है। जिसके ऊपर उसकी वाइफ को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मुझे पता है कि आप सस्पेंड हो चुके हैं। हाथीराम एकदम से उठ के देखता है और
पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला। तब उसकी वाइफ बताती है कि मुझे बस टेंशन हो रही थी, तुम फोन नहीं उठा रहे थे तो मैंने थाने के अंदर कॉल किया और वहाँ से मुझे पता चला। जिसके बाद सीन वापस से संजीव मेहरा की वाइफ यानी कि डॉली के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब वो ये फील करने लगती है कि अगर संजीव मेहरा किसी और लड़की के साथ जा सकता है, किसी और के साथ रह सकता है, तो आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। इसी के कारण डॉली एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठ जाती है और वहाँ पे एक लड़के को ऐसा लुक देने लगती है ताकि वो लड़का जान करके उसके पास आ जाए। अब वो कार के अंदर बैठ जाती है और खुद का एक स्टेप उठाने वाली थी और वो लड़का आगे भी बढ़ता है, लेकिन तभी डॉली इतनी ज्यादा डर जाती है और उसको इतनी ज्यादा एंजाइटी होने लग जाती है कि वो कांपने लग जाती है और उस लड़के को कहती है कि सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। बेचारा वो लड़का भी डर जाता है और कहता है कि ठीक है मेरी भी गलती हो गई, मैं ऐसे चला जाता हूँ। लेकिन वो डॉली की इतनी ज्यादा एंजाइटी देख के बताता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें कहीं पे छोड़ सकता हूँ। लेकिन डॉली डरी हुई थी, इसी के कारण वो लड़का भी यहाँ से चला जाता है। डॉली को इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसका हस्बैंड कोई गलत काम कर रहा है लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भी खुद सेम वैसा का वैसा गलत काम करे। इसी के साथ सीन यहाँ सिद्धू के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि इस समय घर की तरफ जा ही रहा था और तभी यहाँ पे राजू भैया पहुंच जाते एक बड़ी सी गाड़ी लेके और उस गाड़ी के अंदर कई सारे बच्चे बैठे थे। राजू आके सिद्धू से भी पूछता है ले चल अपन बैठ के आते हैं, घूम घाम के आ जाएंगे शाम तक। लेकिन सिद्धू को पता था कि घर के अंदर अगर वो गायब हुआ तो उसके पापा उसे बहुत बुरी तरीके से डांटेंगे। इसी के कारण वो कहता है कि नहीं आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, आप लोग चले जाओ। तो ये राजू सिद्धू की बहुत बुरी इंसल्ट करते हैं कि साला तू तो जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकता। अब सिद्धू खुद को प्रूव करने के लिए सीधा राजू के घर पे भाग जाता है क्योंकि इस समय राजू तो अपने घर पे था नहीं और वहाँ से गन उठा के अपने पास में रख लेता है कि आज के बाद अगर किसी ने भी उसे बुली किया तो वो सीधा उसे गन दिखाएगा। इसी के साथ सीन यहाँ पे सीबीआई के ऑफिस के अंदर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे इस समय संजीव मेहरा और सारा बैठ चुके थे। सीबीआई की ऑफिसर उन्हें सब कुछ बताने लगती है कि आपके ऊपर जो मर्डर की प्लानिंग करी गई थी असल के अंदर वो इंडिया की प्लानिंग नहीं थी बल्कि आउट ऑफ बॉर्डर की प्लानिंग थी। ये सारी चीजें पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी हुई थी। यहाँ पे 2 मेंबर्स के साथ में हमें कई सारे सबूत भी मिले हैं जो कि इन सारी चीजों को बताते हैं कि पाकिस्तान से यहाँ पे हथियारों को भेजा गया, ये लोग पाकिस्तान से आए हैं, इनके टेररिस्ट रिकॉर्ड है, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं ये लोग और आपको ऑलमोस्ट मारने ही वाले थे लेकिन उससे पहले ही टिप मिलने के कारण पकड़े गए। तब सारा और संजीव मेहरा दोनों का यही क्वेश्चन, टेररिस्ट आकर इसे ही क्यों मारेंगे। तब यहाँ पे सीबीआई की ऑफिसर कहती है कि आखिर आप एक जर्नलिस्ट है और जान करके जर्नलिस्ट को इसलिए मारा जाएगा ताकि मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ा शोर शराबा हो जाए, हर जगह अफरा तफरी मच जाए, जर्नलिस्ट जो कि हमेशा से पाकिस्तान और आईएसआई को टारगेट करते हुए आ रहे हैं वो लोग डर जाएं, इसी के कारण आपको टारगेट किया गया है। ऑफिशियल अभी तक भी इस चीज को बाहर नहीं निकाला गया था क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही संजीव मेहरा को इसलिए सब कुछ बताया गया क्योंकि वो खुद ही सस्पेक्ट था। इसी के साथ में हम सिद्धू को देखते हैं जो कि अपनी स्कूल के लॉबी के अंदर जा रहा था और क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वाले सारे बच्चे बहुत रिच थे, सिद्धू को बहुत बुरी तरीके से बुली करते हैं, उसके नाम से, उसके काम से, हर एक चीज से। सिद्धू बेचारा अकेला वॉशरूम के अंदर आ जाता है मुंह छुपाता हुआ और उसे वहाँ से कुछ आवाजें आने लगती है। इसी के कारण जब वो चढ़ के देखता है तो वॉशरूम के अंदर उसी के 2 क्लासमेट्स थे जो कि काफी ज्यादा इंटीमेट हो रहे थे। सिद्धू ये चीज देख लेता है और वहाँ से भागने लगता है लेकिन वो लड़का उसे छोड़ता ही नहीं है और कहता है कि तूने आज अच्छा नहीं किया है और तू अब बचेगा भी नहीं। सारे के सारे लड़के मिलकर सिद्धू को पकड़ लेते और बुरी तरीके से मारने लगते हैं। इवन वो लड़की भी कहती है कि इसने मेरे साथ में बुरी हरकत करी है। सिद्धू कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इवन तुम दोनों वॉशरूम के अंदर थे, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। सारे लड़के सिद्धू को जब मार रहे थे तो सिद्धू को गुस्सा आ जाता है और अब वो अपने बैग में से गन निकाल लेता है। जिसके बाद का सीन तो बहुत ही बुरा था। हाथीराम चौधरी जो कि अकेला ही घाट के ऊपर बैठ के दारू पी रहा था, उसे स्कूल से सीधा कॉल आता है। अंसारी जो कि काम कर रहा था लेकिन इसी के साथ में वो हाथीराम से गुस्सा भी था क्योंकि हाथीराम उसे बहुत बुरा बुरा बोल के गया था, तो वो पहले तो हाथीराम का कॉल ही नहीं उठाता और उसके बाद जब कॉल उठाता है तो बोलता है कि मैं बिजी हूँ सर, मुझे कॉल मत करिए। लेकिन उसे बाद में हाथीराम जरूर बताता है कि स्कूल के अंदर क्या कांड हुआ है। अंसारी सारा काम छोड़ के हाथीराम के साथ सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे हाथीराम काफी ज्यादा ड्रंक था, इवन उसे इंग्लिश भी नहीं आती, जहाँ पे प्रिंसिपल बहुत बुरा बुरा बोलने लगती है कि आपके बेटे को सस्पेंड किया जाएगा, आपका बेटा आखिर ऐसे कैसे गलती कर सकता है। तो हाथीराम अपने बेटे की गलती छुपाने के लिए बोलते हैं कि मैम मुझसे गलती हो गई है, वो गन मेरी ऑफिशियल गन थी और गलती से घर के अंदर रह गई और बच्चे ने उठा ली होगी। तो प्रिंसिपल और ज्यादा भड़क जाती है कि आपको ये चीज समझ में नहीं आती कि आपके पास में एक गन है और आप इररिस्पॉन्सिबल है। इसी समय अंसारी बात संभालता है, इंग्लिश के अंदर बात करता है और प्रिंसिपल को समझाता है कि मैम छोटे बच्चे को मौका दीजिए, अगर आप अभी उसके ऊपर केस कर देंगी और उसे स्कूल से बाहर निकाल देंगे तो उसे कोई स्कूल वाला एडमिशन भी नहीं देगा, उसका पूरा फ्यूचर बिगड़ जाएगा। ऊपर से अगर आप इसके ऊपर कोई भी केस करती हैं तो सबसे पहले आपके स्कूल को भी पकड़ा जाएगा, केस आपके स्कूल पे भी बनेगा। और क्या आप चाहती हैं कि आपके स्कूल का नाम मीडिया के अंदर आए और बाकी लोगों को पता चले कि इस बच्चे के पास में गन है। तो प्रिंसिपल अपने आप चुप हो जाती है और हाथीराम के बेटे यानी कि सिद्धार्थ को एक और मौका देती है। दूसरी तरफ सारा और संजीव दोनों के दोनों ऑफिस आते हैं जहाँ पे दोनों इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि क्या ये आईएसआई की स्टोरी बिल्कुल सच है या फिर सीबीआई झूठ बोल रही है। तो संजीव मेहरा कहता है कि देखो ये स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असल के अंदर अगर सीबीआई चाहती तो पहले इसे ऑफिशियल बनाती, उसके बाद मुझे इन्फॉर्म करती, लेकिन उन्होंने जान करके मुझे पहले क्यों बताया। इसका क्या मतलब है कि वो चाहते हैं कि मैं जान करके ये चीज मीडिया के अंदर डालूं ताकि सीबीआई के बारे में कुछ पता चले, आईएसआई के बारे में पता चले और इवन ये मुद्दा जान करके उछले, जबकि अब तक तो कोई भी चीज ऑफिशियली रिकॉर्ड भी नहीं हुई है, फिर भी उन्होंने मुझे क्यों बताया। अब इस चीज का फायदा तो संजीव मेहरा जरूर उठाएगा।
जाएगा। दूसरी तरफ हाथीराम चौधरी घर आ गया था और सिद्धू के ऊपर बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है कि तुझे शर्म नहीं आती, आखिर ये गन तेरे पास में आई कैसे, मेरे पास तो गन भी नहीं है, और ये गन आखिर तुझे किसने दी है, मुझे सबसे पहले ये बता। सिद्धू कुछ भी नहीं बोलता, वो बस मार ही खा रहा था। तो हाथीराम की वाइफ उसे रोकती है कि आखिर बच्चे के ऊपर हाथ तो मत उठाओ। तो हाथीराम उसकी वाइफ के ऊपर भी चिल्लाता है कि तू घर के अंदर रहती, तुझे समझ में नहीं आता कि तेरे बेटे ने गन उठा ली, कल को कुछ गलत हो जाता तो फिर क्या करती। तो हाथीराम की वाइफ बोलती है कि तुम खुद भी तो सस्पेंड हो रखे हो, आखिर तुम भी तो घर के अंदर थे, तुम बेटे के ऊपर ध्यान नहीं रख सकते थे। घर के अंदर झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था और अब सिद्धू से पूछा जाता है कि बता आखिर कौन है जिससे तुझे की गन मिली। हाथीराम को पता था कि जरूर इसके दोस्तों को तो अच्छी तरीके से पता होगा कि ये गन किसकी है। इसी के कारण हाथीराम सिद्धू के दोस्तों के पास जाता है ये बात पूछने के लिए कि गन किसकी है। सिद्धू बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हाथीराम जब नहीं रुकता तो सिद्धू अपने बाप को रोकने के लिए सीधा जाके कांच में अपना सर दे मारता है और उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकलता है। इसी के कारण अब हाथीराम दोस्तों के पास जाने से पहले अपने बेटे की जान बचाता है और सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाके उसका फर्स्ट एड करवाता है। सीन जिसके बाद में विक्रम के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि वही बिजनेसमैन था जिसके पास में एक बहुत अच्छी डील थी। इस समय संजीव मेहरा उससे मिलने के लिए आया था। असल के अंदर विक्रम के पास डील थी कि संजीव मेहरा जिस न्यूज चैनल के अंदर काम करता है वो उस न्यूज चैनल को खरीदना चाहता है, लेकिन संजीव मेहरा का जो बॉस था वो विक्रम को इस न्यूज चैनल को सेल आउट नहीं करना चाहता था, इवन काफी ज्यादा प्राइजेस को बढ़ा रहा था। तब विक्रम कहता है कि आखिर मैं इस न्यूज चैनल को क्यों खरीदूं जिसके ऊपर ना तो कोई न्यूज है, इवन उसकी टीआरपी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो फिर आखिर मैं इस डेड चैनल को क्यों खरीदूंगा। तब संजीव मेहरा कहता है कि आपको इसकी रेट्स कम भी मिल जाएगी, ऊपर से मैं इसे सेल आउट करने के अंदर आपकी सारी हेल्प करूंगा। तब विक्रम संजीव से पूछता है कि इसमें तुम्हारी क्या मदद होगी। तब संजीव मेहरा कहता है कि मुझे इस जगह पे परमानेंट जॉब चाहिए, इसी के साथ में कुछ प्रॉफिट चाहिए, 10% का इक्विटी चाहिए, जिससे मेरा तो फायदा ही फायदा है। तब विक्रम कहता है ठीक है मैं इस बात को मान लूंगा, लेकिन आखिर मैं इस डेड चैनल का क्या करूंगा। तब संजीव मेहरा कहता है कि अब इस चीज की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब उस चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए संजीव मेहरा के पास में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी उस चैनल के ऊपर ऑन एयर कर देता है, यानी कि सीबीआई से मिली हुई हर एक इन्फॉर्मेशन कि कैसे वो चारों लोग संजीव मेहरा को मारने की कोशिश करी थी वो टेररिस्ट है और इवन आईएसआई से जुड़े हुए लोग हैं। देखते ही देखते ये चीज अब हर जगह स्प्रेड होने लग जाती है और न्यूज चैनल की टीआरपी काफी ज्यादा ऊंची बढ़ जाती है। हाथीराम जो कि सीधा अंसारी के पास पहुंचता है कि ये आखिर सब कुछ क्या हो गया है, ऐसी चीजें कुछ थी भी नहीं, हम उन चारों के बताए हुए रास्तों पे घूम रहे थे और इवन वो चारों तो साले टेररिस्ट निकले, हम दोनों को पागल बना रहे थे, हम चित्रकूट घूम रहे, दिल्ली घूम रहे, उनकी सारी बातें मान रहे और हमारे साथ आखिर ये हुआ। हाथीराम इस समय खुद की परेशानियों के अंदर भी घुमा हुआ था कि आखिर उसकी वाइफ उसे क्या बोलेगी कि पति सस्पेंड हो गया है, बच्चे सीधा मुंह बात नहीं करता। ऊपर से अंसारी को भी ये चीज बहुत बुरी लग रही थी क्योंकि उसके हाथ से भी केस चला गया था। लेकिन जाने से पहले अंसारी हाथीराम को बताता है कि कल सीबीआई अपना एक ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस करने वाली है जिसके अंदर वो सारे सबूत लेकर आएगी, पाकिस्तानियों से कैसे जुड़े हुए हैं। जिसके बाद अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीबीआई पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के बताती है कि ये चारों के चारों लश्कर ए तैयबा से कैसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बात आती है चीनी की, यानी कि मैरी लिंगडो की, जिसका नाम कुछ और बना दिया गया है। इसी के साथ में कबीर जिसका एक पासपोर्ट मिला है, ये सारे के सारे दिल्ली के एक होटल के अंदर रुके हुए थे जहाँ पे काफी सारे गन्स, एविडेंस सब कुछ मिला है, बुक्स मिली है जो कि जिहादियों की बुक्स है। और ये सारी चीजें बैठ के हाथीराम पे सुन रहा था कि आखिर इन चारों को इस तरीके से कैसे जोड़ा जा रहा है, जबकि ऐसे तो कोई सबूत इन्हें कुछ मिले ही नहीं थे। इसी समय सारा भी यहाँ पे बैठी थी जो कि हाथीराम को कहती है कि सर आप इस चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ना, तो आखिर केस के बारे में आगे क्या हुआ। मैं ऑफिशियली इस केस पे काम नहीं करी, बस थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी। तो हाथीराम कहता है कि मैडम क्यूरियोसिटी इतनी बुरी है कि आज सस्पेंड पे लाके खड़ा कर देती है, मैं सस्पेंड हो गया हूँ, तो इससे अच्छा होगा कि आप छोड़ो और जो चल रहा है बस वो ही देखो। अंसारी को भी बिलीव था कि ये जो भी चीजें चल रही है वो बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई चीजें हो ही नहीं सकती, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसी के कारण अंसारी भी उस सारे मैटर को छोड़ के वहाँ से बाहर निकल जाता है। हाथीराम जब यहाँ से जाता है तो उसकी एक नोटबुक नीचे गिर जाती है जो कि सारा उठा लेती है। बाहर आते ही अंसारी और हाथीराम बात करने लगते हैं कि कितनी गंदी तरीके से इस कहानी को बुना गया है। तारिक जिसका सुसाइड नोट मिला है जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये लोग तारिक के घर पे गए थे और तारिक वहाँ से भाग गया था, इवन उसके चाचा को भी उठा के लाए थे ये लोग। तो तारिक क्या वापस अपने घर पे जाके सुसाइड नोट लिखेगा और उसके बाद में खुद ही का गला दबा के खुद ही पानी के अंदर कूद जाएगा, ये कैसे हो सकता है। तब अंसारी कहता है सर आप तो ये बात कर रहे हैं, मुझे तो और दूसरी चीज का टेंशन हो रही है। जिस कमरे के अंदर बुक मिली थी और जिसके ऊपर कबीर ने अपना नाम लिखा था वो सर उर्दू के अंदर लिखा था। तो हाथीराम कहता है इससे फर्क क्या पड़ता है। तो अंसारी कहता है कि सर कबीर को तो उर्दू आती ही नहीं है, तो फिर आखिर वो बुक्स वहाँ पे कैसे मिल सकती है, वहाँ पे कबीर का नाम कैसे आ सकता है। यानी कि ये जितने भी एविडेंस मिले थे सीबीआई को वो सब कुछ झूठ मूठ के एविडेंस थे और पूरी की पूरी कहानी बना दी गई है इन चारों को टारगेट करने की। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। पाताल लोक के लास्ट एपिसोड में हमें पता चला था कि कैसे 4 लोग जो संजीव मेहरा के मर्डर केस में पकड़े गए थे उन सब का केस सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया था और उन चारों के ऊपर ये इल्जाम लगा दिए गए थे कि वो कोई टेररिस्ट है और उनका पूरा कनेक्शन आईएसआई से है। लेकिन इस बात से हाथीराम चौधरी और अंसारी पूरी तरीके से डिसएग्री करते थे क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन उन्होंने खुद ने की थी और उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि इन चारों लोगों का आईएसआई से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि कुछ एपिसोड पहले हमें त्यागी के और तोप सिंह की पूरी हिस्ट्री बताई गई थी, वैसे इस एपिसोड के अंदर हमें कबीर और चीनी की हिस्ट्री बताई जाएगी कि आखिर ये दोनों
दोनों कहाँ से आए थे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि ट्रेन के अंदर बैठा था, बुक पढ़ रहा था और उसके सामने वाली लड़की को देख रहा था। वो लड़की भी कंटिन्यूअसली लड़के को देख रही थी। पता चलता है कि ये लड़का और उसके फादर मॉमडन है और ट्रेन के अंदर अभी खाना निकाल के खा रहे थे। और जो सामने एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है। इसी के साथ में ग्वाला गुजर दिखाया जाता है और साथ में 2-3 लोग भी थे, जिसमें एक आदमी की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और उसे कंटिन्यूअसली जंगल में चलाया जा रहा था। यह आदमी एक डॉक्टर था जो कि कहता है कि साहब अब तो मुझे रोक दो, मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एटलीस्ट मुझे आंखें तो खोलने दो और मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। माहौल इतना ज्यादा डरावना था कि वहाँ का एक आदमी डॉक्टर जी के मुंह के अंदर गोली तान के कहता है कि अब तो तुझे सांस आ रही है या नहीं आ रही है। पीछे डॉक्टर जी जिसके बाद में कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। जंगल के अंदर एक जगह जाके डॉक्टर जी की आंखें खोली जाती है। इस जगह एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी, बाहर एक गार्ड खड़ा था और डॉक्टर जी को बोला जाता है कि अंदर जाके चेक करो आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर जी जैसे दरवाजा खुलते हैं और देखते हैं कि वहाँ जूते रखे हुए हैं और एक आदमी बेड पे लेटा हुआ है। इसी समय डॉक्टर जी को समझ में आ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि दुनलिया गुजर है, यानी कि मास्टर जी, जिसे आज तक भी किसी ने नहीं देखा है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। अब जब हाथीराम चौधरी को मास्टर जी के बारे में यानी कि त्यागी के पीटी टीचर के बारे में कुछ पता चला था तो ये वापस से चित्रकूट जाने के लिए तैयारी करता है। हम देखते हैं कि हाथीराम चौधरी की वाइफ अपने भाई के ऊपर कंटिन्यूअसली चिल्ला रही थी कि आप हमेशा मेरा नाम खराब करते हो, नई नई स्कीम लाके मुझे देते रहते हो और इसका होना जाना कुछ होता नहीं है। हाथीराम चौधरी और उसके वाइफ के बीच में भी झगड़ा हुआ था तो ये दोनों भी आपस में बात नहीं करते जाने से पहले। इसी के साथ में अंसारी हाथीराम चौधरी को छोड़ने के लिए बस स्टैंड पे आता है और इसी समय थाने के एसएचओ का कॉल भी हाथीराम के पास में आता है और पूछता है कि आखिर तुम आज साइन करने के लिए क्यों नहीं आए। तो हाथीराम कहता है कि सर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मुझे डेंगू हुआ है, इसी के कारण मैं अभी 2-4 दिन नहीं आ सकता। तो एसएचओ कहता है कि आवाज तो तेरी बाहर से आ रही है, तू तो रोड पे घूम रहा है। तो हाथीराम कहता है कि नहीं सर, मैं तो टेस्ट कराने के लिए आया था और अभी 2-4 दिन आ भी नहीं सकता हूँ। हाथीराम सस्पेंडेड था और उसे ये सारे काम करने की परमिशन नहीं थी। उसके बावजूद भी वो इस केस के ऊपर कंटिन्यूअसली इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा था। जाने से पहले अंसारी हाथीराम को अपनी ऑफिशियल गन देता है और बोलता है कि सर आप वहाँ पे अकेले जा रहे हैं, ऊपर से वहाँ का माहौल भी ठीक नहीं है, सारे नक्सली लोग भरे हुए हैं वहाँ पे, भगवान न करे आपको फिर कुछ हो जाए तो। इस चक्कर के अंदर अंसारी की जॉब भी जा सकती थी, लेकिन फिर भी वो खुद की जॉब की परवाह किए बिना हाथीराम को अपनी गन दे देता है। हाथीराम भी कहता है कि देख तू अब मन लगा के पढ़ाई करना, तुझे आगे से आगे बढ़ना है, इस जॉब के अंदर ऐसे मत अटके रहना जैसे कि मैं अटका हुआ हूँ। जिसके बाद सीन जेल का दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोगों को नहाने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, बल्कि सारे के सारे कैदी एक साथ में बैठ के नहाते हैं। अब बेचारा चीनी जो कि हमेशा से एक लड़की बन के रहा है, उसे काफी ज्यादा शर्म आती है इतने सारे लोगों के बीच में बाहर नहाने के अंदर। इसी के साथ में एक आदमी चीनी को बहुत ही बुरी नजर से देखता है और चीनी बेचारा वहाँ से फटाफट नहा धो के निकल जाता है। तोप सिंह अपने हाथ के ऊपर पानी डाल रहा था, यानी कि वो चंदा को याद कर रहा था और इसी के साथ में त्यागी दिखाया जाता है। उसके सामने से एक प्यारा सा कुत्ता निकलता है जिसे त्यागी देख के थोड़ी सी स्माइल करने लग जाता है और वहाँ के लोग उस कुत्ते के साथ खेल रहे थे, लेकिन तभी एक आदमी उस कुत्ते को लात मार देता है। जिसके बाद तो त्यागी को इतना बुरा गुस्सा आता है कि सीधा वो अपने सर से उसका सर फोड़ देता है और बहुत बुरी तरीके से मारता है। देखते ही देखते सारे पुलिस वाले इकट्ठे हो जाते हैं और त्यागी को उठा के नीचे पटक देते हैं और उसके हाथ बांध देते हैं। इसका मतलब साफ था कि त्यागी को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कुत्ते के साथ किसी भी तरीके की कोई नाइंसाफी हो। सीन वापस से हाथीराम चौधरी के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि बस के अंदर बैठा था और तभी एकदम से बस रुक जाती है। पता चलता है कि रात के अंदर एक कुत्ता इस बस के सामने आ गया और बस के कंडक्टर को उससे कोई मतलब नहीं था कि बेचारा एक जानवर मर गया है। वो फटाफट से बस को चलवाता है और रवाना करवाता है क्योंकि ये एरिया रुकने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था। इसी के साथ हम संजीव मेहरा को देखते हैं जो कि विक्रम के साथ में अपनी डील तय कर चुका था और ये दोनों मिलके संजीव मेहरा के बॉस के पास आए थे, यानी कि अभी तक भी जो इस न्यूज चैनल का हेड था उसके पास में। संजीव मेहरा कहता है कि मैंने अगर आपके चैनल को डुबाया है तो मैंने इस चैनल को वापस से खड़ा किया है। पिछले टाइम पे जो आपको डील मिल रही थी उससे कई गुना ज्यादा आपको अभी पैसे मिल रहे हैं, तो आपको इसका थोड़ा बहुत तो क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन संजीव मेहरा का बॉस अभी भी इन चीजों से बिल्कुल खुश नहीं था कि संजीव मेहरा एक ऐसा फेलियर वाला इंसान है जिसने पहले ही एक चैनल को डुबा दिया, उसके बाद में थोड़े बहुत कुछ अपडेट्स करके चैनल को ठीक कर दिया, लेकिन आगे जाके उसका फ्यूचर क्या है, आगे जाके उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के अंदर उसने ऐसे कारनामे करके दिखाए जिससे कि चैनल की पूरी हिस्ट्री बदल गई। जिसके बाद सीन हाथीराम के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि इस समय चित्रकूट पहुंच चुका था। जैसे ही बस स्टैंड पे उतरता है तो वहाँ पे ऑटो वालों की लाइन लगी हुई थी, जिसमें से एक ऑटो वाला बोलता है कि सर आप तो जरूर कोई पत्रकार लग रहे हैं, यहाँ पे काफी सारे पत्रकार आते हैं और मैं कई लोगों को घुमाता हूँ। हाथीराम को वो आदमी ठीक लगता है और इसी के कारण हाथीराम उसके ऑटो में बैठ के वहाँ से निकल जाता है और सीधा स्कूल पहुँचता है। जाके वो सीधा प्रिंसिपल के रूम में बैठता है और फिर कहता है कि मुझे मास्टर जी से बात करनी है, यानी कि पीटी टीचर से। जब यहाँ पे पीटी टीचर को बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि सर मैंने तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो फिर आखिर आप मुझे क्यों बुलाने के लिए आए हैं। जिसके बाद में हाथीराम मास्टर जी को साइड में ले जाता है और उसके बाद कहता है कि आपने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप त्यागी के ही मास्टर जी हैं और आप आखिर वाजपेयी के साथ में क्या कर रहे थे, आप किसी टाइम के अंदर पुलिस वालों के साथ थे, ये बात आपको बताने वाले थे। हाथीराम वही पिक्चर मास्टर जी को दिखाता है और फिर पूछता है कि आखिर बताइए अब कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। जिसके बाद कहानी एकदम से पास्ट में चली जाती है। मास्टर जी उस समय एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि अपनी ड्यूटी दे रहे थे और उस पुलिस थाने के अंदर ही दुनलिया पहुंचा था, लेकिन दुनलिया को देखने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। उस
उस समय वहाँ के लोग उसकी पूजा किया करते थे। मास्टर जी चाहते थे कि एक बार बस वो दुनलिया से जाके मिल ले। इसी के कारण एक कमरे के दरवाजे को थोड़ा सा खोल के देखते, तभी एक आदमी पीछे से आके उनका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि आज तक किसी ने उनकी परछाई तक नहीं देखी है और तू उनका चेहरा देखना चाहता है। तब मास्टर जी बताते हैं कि साहब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं भी एक गुजर हूँ और मुझे दुनलिया जी से मिलना है। मुझे ये पुलिस की नौकरी नहीं करनी है, बल्कि मुझे तो फौज के अंदर शामिल होना है। तभी आदमी बताता है कि हर कोई इस फौज के अंदर शामिल नहीं हो सकता है और इसका फैसला तो खुद मास्टर जी करते हैं। जिसके बाद में ये आदमी उठा के मास्टर जी को सीधा दुनलिया के सामने ले आता है और मजाक करने लगता है कि ये आदमी चाहता है कि फौज में भर्ती हो जाए। तब मास्टर जी उंगली से मना कर देते हैं कि ये आदमी भर्ती नहीं हो सकता। बाकी लोग भी हंसने लगते हैं कि आखिर स्पोर्ट्स कोटा से पास हुआ अगर कोई भी आदमी पुलिस ऑफिसर बनता है तो उसका मन ही नहीं लगता। ऊपर से आखिर ये तो दुनलिया की फौज थी, यानी कि इन्हें भी मास्टर जी कहा जाता था कि मास्टर जी की फौज में जो आदमी जुड़ गया मतलब उसके तो भाग सिधर गए। लेकिन ये पुलिस ऑफिसर कंटिन्यूअसली यही बोलता जाता है कि मास्टर जी मुझे बस आपकी फौज में ले लो, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरा जो भी परीक्षा लेंगे मैं सब कुछ दे दूंगा। लेकिन सबको पता था कि ये इतनी भारी परीक्षा से नहीं गुजर सकता। इसी के कारण मास्टर जी ने उसे काम दिया कि वाजपेयी जी हमारे खास है, वो ब्राह्मण देवता है और उनकी सेवा करिए। जो कोई भी उनसे मिलने के लिए आता है जाता है, सारी चीज की खबर रखते रहिए और हमें बताते रहिए। दुनलिया तो यहाँ से चला जाता है। जाने से पहले उसका आदमी पुलिस ऑफिसर को कह के जाता है कि अगर तूने धोखेबाजी करी तो उसकी सजा सिर्फ मौत है। जिसके बाद में मास्टर जी यानी कि पीटी टीचर हाथीराम को बताते हैं कि मेरे जैसे आदमी की बल्कि ऐसे 100 आदमियों की भी जरूरत नहीं है मास्टर जी को। वो एक नहीं बल्कि 1008 रूप के अंदर है, हर जगह उनके कोई ना कोई शाखा फैली हुई है। जिसके बाद में हाथीराम कहता है तो फिर आखिर तुम इस गैंग के अंदर शामिल कैसे हुए? पीटी टीचर बताता है कि ग्वाला गुजर और दुनलिया के पूरे गाँव के ऊपर हजारों एहसान हो रखे हैं और मेरे ऊपर भी उन्होंने 2 एहसान किए थे। जब मैंने पुलिस वाले की जॉब छोड़ी थी तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक पीटी टीचर की जॉब पे लगा दिया था और इसी के साथ में मेरे एक स्टूडेंट की भी जान बचाई थी। ये स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि त्यागी खुद था। त्यागी ने जब 3 लड़कों का सर फोड़ा था तो त्यागी का ताऊजी उसे मारने के लिए आने वाला था। तब उसके पीटी टीचर ने त्यागी को यहाँ से भगाया और जाके सीधा ग्वाला गुजर के पास ले गया। ग्वाला गुजर को सारी सिचुएशन बताता है तो ग्वाला गुजर बताता है कि देखो इसकी जात अलग है, मास्टर जी कभी भी दूसरे जात के लड़के के लिए काम नहीं कर सकते। तब पीटी टीचर बहुत हाथाजोड़ी करते और बताते हैं कि दुनलिया जी की फौज तो बहुत बड़ी है, उनकी फौज के अंदर तो हर किस्म और जात के लोग भर्ती है, तो आखिर इस लड़के की क्या गलती है? इसका हाथ देखिए, इसका हाथ नहीं बल्कि सिल्ली है, अभी के अभी 3 लड़कों का सर फोड़ के आया है और ये तो उनकी फौज में शामिल होने के लिए बिल्कुल सही लड़का है, आप बस इसे रख लीजिए। तब ग्वाला गुजर कहता है कि इसका फैसला मैं नहीं लेता बल्कि खुद मास्टर जी लेते हैं। तब पीटी टीचर कहता है कि इसका फैसला लेने के लिए इस लड़के का जिंदा रहना जरूरी है, बस इसे अभी के लिए बचा लीजिए। और अब तो त्यागी को सीधा दुनलिया के अड्डे पे लेके जाया जाता है, यानी कि वही जंगल जहाँ पे दुनलिया रहता था, लेकिन आज तक भी वो कभी बाहर नहीं आता। त्यागी को यहाँ पे रहते कई महीने बीत गए थे, खाने पीने का सामान मिल जाता, रहने की जगह मिल जाती, लेकिन आज तक भी उसके सामने वो आदमी नहीं आया था जिसने उसे वापस से जीवन दान दिया था। वो हर समय अब यही जपता रहता था कि बस मास्टर जी से एक बार उसकी मुलाकात हो जाए। तब मास्टर जी का एक आदमी जो कि पंडित जी था वो आके बताता है कि हर कोई मास्टर जी से मिल नहीं सकता, उनसे मिलने के लिए इतना जप और तप करना पड़ेगा जितना तू सोच भी नहीं सकता, और जिस दिन मिलेंगे तो तेरी सारी परीक्षा बाहर निकल जाएगी। उस जगह पे कुत्ते भी बहुत ज्यादा रहते थे और त्यागी को तो कुत्ते हमेशा से ही पसंद थे, इसी के कारण त्यागी का वहाँ पे बहुत ज्यादा मन लगा करता था। एक दिन की बात थी जब मास्टर जी खुद अब त्यागी की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए थे। पहले तो उन्हीं का ही आदमी त्यागी का मुंह पलट देता है और उसके बाद मास्टर जी कहना शुरू करते हैं कि मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है कि तुझे कुत्ते पसंद है, तो पहली परीक्षा तो तेरी ऐसे ही पास हो गई। जो आदमी कुत्ते को बहुत प्यार करता है वो आदमी मन का बहुत सच्चा होता है, और उसके बाद रही परीक्षा की बात तो वो तो तुझे देनी ही पड़ेगी। बिना परीक्षा के तो कोई भी यहाँ पे सफल नहीं हुआ है और बिना परीक्षा के तो कोई मास्टर जी की फौज में आ ही नहीं पाया है। त्यागी कहता है कि मास्टर जी मैं आपकी हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे आपके पास में रख लीजिए। आखिरकार अब त्यागी को मास्टर जी का चेहरा दिखाया जाता है। त्यागी पलटता और सीधा मास्टर जी के पैर में गिर जाता है। जिसके बाद अब टाइम था कि त्यागी को अपनी परीक्षा देनी है, उसे द्रोणाचार्य वाली परीक्षा देने के लिए कहा जाता है। त्यागी एक भी मिनट बिना वेस्ट किए सीधा हथौड़ा उठाता है और अपने अंगूठे पे जोर से दे मारता है। हालांकि किसी को भी विश्वास नहीं था कि त्यागी इस परीक्षा के अंदर सफल हो पाएगा, लेकिन फिर भी त्यागी ने सबका मुंह बंद करा दिया और तभी से वक्त शुरू होता है त्यागी का मास्टर जी की फौज में भर्ती होने का। एक दिन त्यागी के पास में सबसे पहला असाइनमेंट आता है एक आदमी को मारने का। फोटो के साथ में त्यागी पहुंच जाता है उसी आदमी को मारने के लिए, जहाँ पे उसके साथ में एक सीनियर भी था जो कि बताता है कि अगर हम किसी का मर्डर करते हैं तो उसके लिए एक पैटर्न होता है, पहले कंटिन्यूअसली 2-3 दिन तक उसके ऊपर नजर रखनी होगी और उसके बाद हम उसे मारेंगे ताकि हमें पता चले कि उसके रोज के रूटीन क्या है। लेकिन त्यागी का खून इतना ज्यादा गर्म था कि वो इसी सीनियर को बोलता है कि तू बस गाड़ी चला। ये सीनियर बोलता है कि पागल है क्या तू, अभी इसको 2-4 दिन देखना है हमें, फिर हम सोचेंगे। लेकिन त्यागी कहता है कि बस तू गाड़ी चला। उसके बाद में त्यागी आगे बढ़ता है, जैसे उसका सस्पेक्ट सामने था त्यागी हथौड़ा उठाता और सीधा उसके आंख में दे मारता है। जिसके बाद तो ये मर्डर कोई मर्डर नहीं बल्कि कांड कहलाता है। देखते ही देखते त्यागी के पास में फोटोज नहीं बल्कि सीधा एल्बम आने लगे थे, यानी कि त्यागी मास्टर जी के फौज का सबसे शानदार सिपाही और इसी के साथ में शूटर बन चुका था जो कि किसी से नहीं डरता था। जिसके बाद में अब सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। हाथीराम पीटी टीचर से पूछते कि अब त्यागी कहाँ पर है और किसके लिए काम करता है और इसी के साथ में संजीव मेहरा से उसका क्या कनेक्शन
कनेक्शन था। तब पीटी टीचर कहता है कि साहब मुझे उससे मिले तकरीबन 10 से 15 साल हो गए हैं, अब तो बस उसके किस्से सुनाई देते हैं। आखिर वो दिल्ली क्यों गया और किसे मारा होगा इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे जो भी पता था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। जिसके बाद में हाथीराम पूछता है कि दुनलिया कहाँ पे मिलेगा। तो पीटी टीचर कहता है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो उनके सामने रहकर भी उन्हें नहीं देख पाया और उसके बाद में जिंदा भी बच गया, मुझे आखिर कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पे मिलेंगे। तब हाथीराम पूछता है ग्वाला गुजर कहाँ मिलेगा। तब पीटी टीचर बताता है कि हाँ, ग्वाला गुजर हर गुरुवार को एक मीटिंग बुलाता है जिसके अंदर वो गाँव वालों की काफी ज्यादा मदद करता है अपने भाई की खड़ाऊ लेके। खड़ाऊ का मीन्स होता है गाइस चप्पल लेके। हाथीराम भी उसी मीटिंग के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे कई सारे गाँव वाले बैठे थे। गाँव वालों का कहना था कि ये तो संत महात्मा लोग हैं, हम गुजर लोगों की इतनी ज्यादा मदद करते हैं जैसा कि कोई भगवान मदद करता है। तभी वहाँ से दुनलिया गुजर के साथ में काम करने वाले 2 लोग बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि बोला था ना आज चले जाओ, आज ग्वाला गुजर बाहर नहीं आएंगे, दोनों बाहर गए हैं। तो सारे लोग कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे बाहर चले गए, उन्हें हमारी बात तो सुननी चाहिए थी। तब ये दोनों बताते हैं कि वो बड़े लोग हैं, आज कोई काम आ गया था इसलिए बाहर चले गए, अगले हफ्ते आना, जाओ अभी यहाँ से सारे के सारे। तो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। यही 2 लोग कंटिन्यूसली हाथीराम को घूर रहे थे और हाथीराम को भी लग जाता है कि इन्होंने मुझे देख लिया है, इसी कारण हाथीराम वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद सीन दिल्ली के अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सारा अपना काम कर ही रही थी और तभी यहाँ पे संजीव मेहरा आता है जिसे कि सारा से बात करनी थी, क्योंकि सारा ने कई दिन हो गए थे और संजीव मेहरा से बात नहीं करी थी। असल के अंदर सारा काफी ज्यादा गुस्सा हो रखी थी संजीव मेहरा के इस एक्शन से कि उन्हें इन चारों के केस को सीबीआई वाला और आईएसआई वाला लुक नहीं देना चाहिए था। इसी के कारण सारा संजीव मेहरा के ऊपर कोई भाव नहीं देती। तब संजीव मेहरा उसके पास खड़ा होता है और चिल्ला के बोलता है कि अभी मेरे कैबिन में आओ। सारा तो खड़ी होती है और साथ में अपने उस इंटर्न को भी बोलती है कि चलो हमें सर बुला रहे हैं, जाके हम आते हैं। तो संजीव मेहरा को समझ में आ जाता है कि सारा उससे बात नहीं करने वाली है। जिसके बाद में सारा के पास में हाथीराम का कॉल आता है और हाथीराम उससे अमितोष का एड्रेस पूछता है। लेकिन जब हाथीराम अमितोष के चैनल वाले ऑफिस में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि पूरे ऑफिस को बुरी तरीके से लोगों ने तोड़ दिया है और आखिर इसका रीजन क्या है ये पता करने के लिए वो जैसे ही बाहर आता है तो उसे चित्रकूट का ही एसएचओ मिल जाता है, जो कि हाथीराम से पूछता है कि साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो हाथीराम डर जाता है और फिर कहता है कि नहीं, बस केस के बारे में कुछ पता करना था, इसी कारण मैं तो यहाँ पे आया हूँ। फिर हाथीराम पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। तभी एसएचओ बताता है कि वाजपेयी साहब के लिए कुछ लोगों ने गलत बोल दिया, यानी कि न्यूज चैनल वालों ने, जिसके बाद तो दलितों को गुस्सा आ गया और दलितों का गुस्सा मतलब नागशेष का गुस्सा। सारे के सारे लोगों ने आके तोड़फोड़ मचा दी। असल के अंदर कोई झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता ना सर। ये एसएचओ साफ साफ कह रहा था हाथीराम को कि यानी उसे सब कुछ पता है कि केस सीबीआई के पास में जा चुका है, हाथीराम सस्पेंड हो चुका है, उसके बावजूद भी वो यहाँ पे तफ्तीश कर रहा है। हाथीराम यहाँ से कुछ नहीं बोलता और चुपचाप चला जाता है। जिसके बाद सीन यहाँ संजीव मेहरा के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि घर आता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ डॉली ने उस स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट कर लिया है और उसे अब वो यहीं पे रख रही है। जब संजीव पूछता है कि आखिर डॉली तुमने मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, तब डॉली बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चों को जन्म देने वाली है, इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले आई। तब संजीव मेहरा कहता है कि तुम हर डिसीजन अपने आप से नहीं ले सकती, एटलीस्ट तुम्हें पूछना तो चाहिए था। तब डॉली कहती है कि आखिर हमने आपस में डिस्कस करना कब का छोड़ दिया था, शायद तुमने नोटिस नहीं किया। संजीव मेहरा कहता है कि इस डॉग को तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये एक स्ट्रीट डॉग है। तब डॉली कहती है कि हाँ मुझे पता है कि वो एक स्ट्रीट डॉग है और उसे मेरी जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे उसकी जरूरत है, इसीलिए मैं उसे यहाँ पे लेकर आई। डॉली का साफ साफ कहने का मतलब यही था कि वो संजीव मेहरा से इस तरीके से बात कर रही है कि संजीव मेहरा किसी और के साथ में रिलेशन में है और वो बेचारी इस घर में इसलिए रह रही है क्योंकि उसे संजीव मेहरा की जरूरत है। जिसके बाद सीन हाथीराम के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि ग्वाला गुजर के घर के बाहर खड़ा था और तभी उसकी वाइफ का कॉल आता है, जो कि आपस में बात करते हैं। पहले तो थोड़ा गुस्सा होते हैं लेकिन बाद में अच्छी तरीके से बात करते हैं कि बस कुछ भी हो के वो जल्दी से घर पे लौट आए। और इसी समय ग्वाला गुजर की गाड़ी निकलती है और हाथीराम फोन रख के ऑटो वाले को कहता है कि जितना जल्दी उतना जल्दी चल, बस इनका पीछा करना है। जाके सीधा गाड़ी घाट पे रुकती है। ग्वाला गुजर उतरते और उनके साथ में कुछ लोग भी उतरते। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं कि वो यहाँ पे किसी की पूजा कराने के लिए आए हैं। हाथीराम कंटिन्यूअसली उनका पीछा कर रहा था और इसी के साथ भी ग्वाला गुजर के जो आदमी थे उन लोगों ने भी हाथीराम को देख लिया था। हाथीराम सीधा नीचे तक उतर जाता है घाट तक और वो देखता है कि ग्वाला गुजर पूजा करा रहे हैं। आखिर वो किसकी पूजा करा रहे हैं कि हाथीराम को समझ नहीं आता, लेकिन उसे ये जरूर पता चल जाता है कि एक आदमी ने उसे देख लिया और वो उसका पीछा कर रहा है। हाथीराम फुल स्पीड से भागने लगता है लेकिन ग्वाला गुजर का वो आदमी हाथीराम को नहीं पकड़ पाता। हाथीराम चुपचाप नीचे की तरफ बैठ जाता है छुप के और तभी हाथीराम के पास में सीधा दिल्ली हेडक्वार्टर से कॉल आता है और पूछा जाता है कि हाथीराम तुम सस्पेंड हो रखे हो, आखिर तुम चित्रकूट के अंदर क्या कर रहे हो। एसएचओ का कॉल आया था मेरे पास में, तुम सस्पेंड हो रखे हो ना, तुम्हारे ऊपर अगर एक भी धारा लग गई तो तुम सीधा टर्मिनेट हो जाओगे और उस समय तो तुम्हें मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। हाथीराम भड़का हुआ था और उसे भी अच्छी तरीके से पता था कि कोई ना कोई तो इस केस के अंदर ऐसा लूप होल है जो कि सारी की सारी बातें लोगों को बता रहा है। इसी के कारण वो कहता है कि सर मैंने मेरी जिंदगी के अंदर बहुत सारी गलत चीजें देख ली है, अब आगे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता और उसी के साथ में वो फोन काट देता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से शानदार सीरीज के एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।
पाताल लोक के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाथीराम चौधरी, त्यागी, दुनलिया, वाजपेयी जी के बारे में पता लगाने के लिए चित्रकूट पहुंच चुका था। उसने अपनी आंखों के सामने ग्वाला गुजर को किसी घाट पे देखा था और इसी के साथ में उसे इंस्ट्रक्शन मिले थे कि वापस से हाथीराम चौधरी अपने काम को छोड़ के दिल्ली लौट आए। लेकिन हाथीराम ये बात सोच चुका था कि उसे इस केस को सॉल्व करना ही है, इसी के कारण वो चित्रकूट में रहने के बारे में ही सोचता है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है, जहाँ पे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि कोलकाता के अंदर डिनर करने के लिए आए थे। इस आदमी का नाम शुक्ला था, जो कि अपने वाइफ चारू से बात कर रहा था और पता चलता है कि उसकी वाइफ को अपने घर वालों से बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। इन दोनों के बीच में कुछ खास पड़ती नहीं थी, इसी के कारण शुक्ला जी वहाँ से उठ जाते हैं और उठ के ड्रिंक लेने के लिए निकल जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें अपने सामने एक लड़की दिखाई देती है जो कि काफी देर से रो रही थी और ऊपर से कुछ कविताएं लिख रही थी। शुक्ला जी थोड़ी बहुत लाइन मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो सामने वाली लड़की को कविताएं सुनाने के लिए कहते हैं। पता चलता है कि लड़की शुक्ला जी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और उन्हें ये भी नहीं बताती कि वो क्यों रो रही है। जिसके बाद शुक्ला जी खुद ही यहाँ पे पोएट गाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद ये लड़की भी खुद की पोयम आगे कर देती है। इसी के साथ सीन यहाँ वाजपेयी जी के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पे उनके नारे लगाए जा रहे थे क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर इलेक्शन आने वाला था। वहाँ के लोग उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा माना करते थे, उनके चर्चे इतने ज्यादा थे कि यहाँ पे पूरा मैदान भरा हुआ था। इसी के साथ में उनके इंटरव्यूज भी चल रहे थे और उनका भाषण वगैरह भी चल रहा था। हाथीराम सोचता है कि वो थोड़ा आगे बढ़े और लोगों को देखे ताकि उसे कोई ना कोई लीड मिल जाए यहाँ पे, जहाँ पे सारे मीडिया वालों के लिए अलग से जगह बनाई हुई थी। हाथीराम अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो सस्पेंडेड था, इसी के कारण उसके पास खुद का आईडी प्रूफ नहीं था। तभी हाथीराम को पता चलता है कि यहाँ पे अमितोष भी आया हुआ है। तभी हाथीराम को लगता है कि शायद अमितोष उससे बात कर सकता है, लेकिन अमितोष जैसे हाथीराम को चित्रकूट की गलियों की सारी सच्चाई निकल के आ गई। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हाथीराम चौधरी ने गंगा घाट के किनारे पे जाके ये डिटेल्स पता लगा ली थी कि आखिर ग्वाला गुजर किसका अंतिम संस्कार करने के लिए आया था। वो और कोई नहीं बल्कि खुद दुनलिया था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में पाताल लोक का आखिरी एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ पे सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होने वाली है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक फंक्शन दिखाया जाता है जो कि छोटे बच्चे के जन्म होने पे उसके नामकरण और जो नाम राशि निकाली जाती है उस पे किया जाता है। ये त्यागी था, उसके फादर एक पंडित जी के सामने उसकी कुंडली लेके बैठे थे और पूछते हैं कि आखिर पंडित जी इसकी कुंडली कैसी है। पंडित जी बताते हैं कि कुंडली तो बहुत ही शानदार है, लाखों के अंदर एक है, लेकिन ये कुंडली इंसानों की नहीं बल्कि असुरों की है। आज से हजारों साल पहले हिरण्यकश्यप की हुआ करती थी, जो कि असुरों का देवता था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान था कि दिन में न रात में, न इंसान से न जानवर से, न शत्रु से न मित्र से, न जानकर न प्लानिंग करके उसकी मौत किसी भी तरीके से संभव नहीं है। अगर उसे मारना होगा तो सिर्फ एक ही आदमी मार सकता है। जिसके बाद में हिरण्यकश्यप को मारने के लिए खुद भगवान जी ने अवतार लिया था और यही का यही ब्रह्मा जी का वरदान त्यागी के ऊपर था कि उसे कोई भी नहीं मार सकता, किसी भी सूरत में नहीं मार सकता। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं हाथीराम चौधरी को अब दुनलिया और ग्वाला गुजर के वही दोनों आदमी अगवा करके अपने साथ में लेके जा रहे थे। हाथीराम बताता है कि देखो मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अंसारी का कंटिन्यूसली फोन आ रहा था, तो हाथीराम बताता है कि पुलिस वालों को अच्छे से पता है कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ और वो कभी भी पकड़ लेगा। तो यहाँ पे जो बाबा जी बैठे थे वो हाथीराम को कहता है कि देख तू चुप हो जा, तू एक पुलिस वाला है और तेरे अगर गन से एक भी गोली निकली तो तुझे तो हिसाब देना पड़ेगा। तू हिसाब कैसे देगा? अगर तू मर जाएगा तो फिर हमें कोई हिसाब नहीं देना पड़ता, हमारे पास में हजारों गन से, अगर तू मर भी गया तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो अभी जो भी है चुपचाप शांति से चल और बैठ के आराम से गाने सुन। लेकिन हाथीराम बहुत स्मार्ट था। जैसे ही सामने से ट्रक आता है और वहाँ की लाइट्स बाबा जी के ऊपर पड़ती है, तभी हाथीराम उस कार को जोर से घुमाता है और जाके सीधा खाई में गिरता है। साथ के दो आदमी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे और हाथीराम अपनी जान बचा के सीधा मेले के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे वो भागता ही जाता है, भागता ही जाता है। इसी के साथ में उसका एक्सीडेंट हुआ था तो खून भी बहुत निकला हुआ था। वो सर्कस की हर एक जगह पे घुसता है, आखिरकार में बाहर निकल के पकड़ा जाता है क्योंकि एक आदमी सीधा उसके मुंह पे मारता है और हाथीराम बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पे दुनलिया का घर था, जहाँ पे त्यागी बड़ा हुआ था। इसी के साथ में ग्वाला गुजर भी बैठा था। इसी समय हाथीराम को होश आता है और ग्वाला गुजर उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और उसकी पूरी हिस्ट्री बताने लगता है कि तू हाथीराम चौधरी है, आउटर जमुना पार्क थाने से आया है, अब तक तू सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर चुका है, तो अब बता कि तुझे पता क्या क्या चला है। हाथीराम पहले तो पास में आता है, नजदीक आता है और उसके बाद में बताता है कि दुनलिया मर चुका है। ये बात सुनते ही ग्वाला गुजर उसका गला पकड़ लेता है। तब हाथीराम बताता है कि ये बात सिर्फ मुझे नहीं पता है बल्कि और भी किसी न किसी को पता है। आप पहले ये बताइए कि दुनलिया बीमार था क्या? आखिर ये बात और किस किस को पता थी कि दुनलिया मर चुका है? तब ग्वाला गुजर मन ही मन सोचता है कि आखिर ये बातें किसको पता हो सकती है। तब हाथीराम कहता है कि उस इंसान को पता हो सकती है जो कि त्यागी को यहाँ से दूर करना चाहता था। तो ग्वाला गुजर को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर तुम कह क्या रहे हो। जिसके बाद में हाथीराम ग्वाला गुजर को बताता है कि किसी न किसी इंसान को तो ये बात पता लग गई थी कि दुनलिया मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है, और ये बात जब तक मार्केट में आए उससे पहले ही आप सत्ता के अंदर खड़ा होना चाहते थे ताकि बिना किसी फजूल की माथाफोड़ी के आप बिल्कुल आराम से इलेक्शंस लड़ सके। लेकिन उसी समय ये बात बाहर आ गई। वाजपेयी जी को अच्छे से पता था कि दुनलिया उनके साथ में कभी भी धोखाधड़ी नहीं कर सकता था, लेकिन उन्हें जब ये बात पता चली कि दुनलिया इस दुनिया में है ही नहीं, तो उन्हें ये पता था कि ग्वाला गुजर यानी कि आप सबसे बड़े बाहुबली हैं, आप उनके सामने हमेशा खड़े रहेंगे तो वाजपेयी जी कभी भी जीत
नहीं सकते हैं। दुनलिया गया तो गया, लेकिन उसके बाद में इतना बड़ा चांस लेने के लिए वाजपेयी तैयार था, जिसके बाद में उसे ये भी पता था कि दुनलिया के जाने के बाद एक बहुत बड़ा आदमी है जो कि उसके खतरे की घंटी बन सकता है। वो और कोई नहीं बल्कि त्यागी था, जो कि ग्वाला गुजर और दुनलिया का सबसे बड़ा हथियार था। इसी के कारण त्यागी को मारने के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप प्लान किया गया। ग्वाला गुजर से कहकर वाजपेयी ने त्यागी को एक काम पे भेजा, जिसके लिए 3 लोगों को और इकट्ठा किया गया। पुलिस वालों की टीम हमेशा उनके पीछे पीछे थी, 3 दिन तक पीछे लगी रही। वो सस्पेक्ट को ऑलमोस्ट मारने वाला था, तभी त्यागी का मन बदल गया और उसने मास्टर जी से बात करनी चाहिए। जब आपने उसकी बात मास्टर जी से नहीं कराई, तब उसे थोड़ा बहुत डाउट होने लगा। एंड मोमेंट पे उसने वो प्लान ड्रॉप कर दिया और वहाँ से भागने लगा, जिसके बाद में पुलिस वालों की टीम ने उसे अरेस्ट कर लिया और उसके बाद में त्यागी मरा भी नहीं। लेकिन अभी भी त्यागी के मन में कुछ सवाल बाकी थे। तब ग्वाला गुजर पूछता है कि अब बता, तुझे सब पता तो चल गया है, तो फिर बता ये बात जाके तू किसको बताएगा। तब हाथीराम कहता है कि साहब मुझसे ज्यादा तो दुनिया आपने देखी है, मैं अगर जाके किसी को बता भी दूंगा तो इससे फर्क क्या पड़ेगा और कौन मेरी बात पे विश्वास करेगा। तभी वहाँ पे ग्वाला गुजर अपनी गन निकाल देता है, जो कि हाथीराम को ऑलमोस्ट शूट करने वाला था। लेकिन ग्वाला गुजर हाथीराम को शूट करने के बजाय सीधा वहाँ पे बैठे 2 आदमियों में से यानी कि पंडित जी के भाई को शूट कर देता है और पंडित जी के पास जाके बोलता है कि दुनलिया मर गया है। इस बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी, अगर पता थी तो सिर्फ 3 लोगों को, ग्वाला गुजर को, इस पंडित जी को और इसके भाई को। इसका मतलब है कि ये पंडित जी तो कभी दुनलिया से झूठ नहीं बोल सकते और कभी भी धोखेबाजी नहीं कर सकते। अब रही बात इस भाई की, तो इसी ने जाकर जरूर वाजपेयी जी को बताया होगा कि दुनलिया बचा ही नहीं है, इसी के कारण वो यहाँ पे मारा जाता है। जाने से पहले ग्वाला गुजर हाथीराम को मास्टर जी का एक ब्रेसलेट उतार के हाथीराम के हाथ में रख देता है और कहता है कि ये जाके सीधा त्यागी को दे देना, उसे भी पता चलना चाहिए कि आखिर उसने क्यों मास्टर जी से उसकी बात नहीं कराई। हाथीराम यहाँ से जाने लगता है और पलट के वापस से रुक जाता है और ग्वाला गुजर से पूछता है कि बस मुझे एक ही चीज पूछनी थी, त्यागी ने उस आदमी को मारा क्यों नहीं और उसे मास्टर जी से बात क्या करनी थी। जिसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम देखते हैं कि हाथीराम यहाँ से जाने लगता है, बस के अंदर बहुत बुरी हालत के अंदर बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है दिल्ली के लिए। जिसके बाद सीन यहाँ संजीव मेहरा के ऊपर शिफ्ट होता है। उसने अब पूरी न्यूज चैनल को टेक ओवर कर लिया था, मेन लीड के अंदर, मैनेजमेंट टीम के अंदर वही था, खुद की पूरी टीम को रूल कर रहा था। यहाँ पे अच्छा खासा सेलिब्रेशन चल रहा था क्योंकि संजीव हेड बन चुका था। इसी के साथ में वहाँ के सारे एम्प्लॉयज को कहता है कि अब तुम्हें जो करना है वो करो, तुम बहुत फ्री हो, अच्छी तरीके से न्यूज लाओ, हम सब लोगों को काम करना है और सेलिब्रेट करो। ये चीज देख के सारा बहुत ज्यादा गुस्से में थी कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीजों के कारण वो पब्लिसिटी के अंदर आके हेड बन चुके हैं यहाँ के, जबकि ये सब कुछ फेक न्यूज़ेस थी और उसी का सहारा लेके वो आज इस न्यूज चैनल का हेड बन चुका है, जबकि वो ऐसा आदमी नहीं था। सारा रूम के अंदर जाती है, खुद का एक रेजिग्नेशन लेटर लिखती है और उसके बाद में संजीव मेहरा के पास पहुंच जाती है कि आखिर आप ऐसा कर रहे हैं लेकिन मैं आपका इसमें साथ नहीं दे सकती। तब संजीव कहता है कि चाहे किसी को कुछ भी हो जाए, इससे मेरा क्या फर्क पड़ता है, किसी को सच्चाई पता हो चाहे नहीं हो, लेकिन इससे मेरा फायदा हो रहा है। तुम्हें अगर यहाँ पे नहीं रहना है तो ये तुम्हारी मर्जी है। वो सारा के रेजिग्नेशन लेटर पे साइन भी कर देता है और सारा यहाँ से जाने वाली थी। तभी हाथीराम की एंट्री होती है जिसे सारे एम्प्लॉयज रोक रहे थे और तब वो संजीव को कहता है आके कि मुझे आपसे बात करनी। संजीव मेहरा कहता है अपॉइंटमेंट लेके आओ जाके। तो हाथीराम कहता है कि अगर मैंने अभी आपसे बात कर ली तो आपके लिए ठीक होगा। जिसके बाद हाथीराम अंदर आके बैठ जाता है और संजीव मेहरा को कंटिन्यूअसली एक कहानी सुनाना शुरू करता है कि कैसे जब 5 पांडव मारे गए थे उसके बाद में वो सारे के सारे स्वर्ग के द्वार पे जा रहे थे। एक एक करके सारे भाइयों ने उसका साथ छोड़ दिया। साथ था तो बस एक कुत्ता जो कि सीधा स्वर्ग के द्वार तक गया। बीच में संजीव मेहरा बहुत भड़क गया था और चिल्लाने लगता है कि आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझे ये स्टोरी सुना रहे हो। हाथीराम उसे बहुत गंदा गाली देता है और वह कहता है कि बैठ जाओ और पूरी कहानी अच्छे से सुन लो। हाथीराम बताता है कि जब स्वर्ग का दरवाजा आ गया तो वहाँ से पांडव अंदर जाने लगा। तो वहाँ पे खड़े हुए भगवान जी ने पूछा कि आखिर तुम इस कुत्ते को क्यों साथ लेकर आए हो। तब वो पांडव बताता है कि मेरे भाइयों तक ने मुसीबत के अंदर मेरा साथ छोड़ दिया लेकिन इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। संजीव मेहरा बताता है कि अब इस कुत्ते का क्या लेना देना है इस कहानी से। तब हाथीराम बताता है कि आपकी पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई थी मारे जाने की। त्यागी के हाथ में गन भी थी, वो गाड़ी लेके आपके घर के बाहर भी खड़ा था। तभी उसे पता चला कि आप एक कुत्ते से प्यार करते हैं और आपकी वाइफ कुत्तों को बहुत ज्यादा प्यार करती है, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से रखती है। एक कुत्ता आपके जीवन में भी उसी तरीके से आया जो कि आपको स्वर्ग तक लेके जाने के लिए नहीं आया बल्कि आपको स्वर्ग से बचाने के लिए आया। त्यागी ने उस समय देखा था कि आप कुत्तों को प्यार कर रहे हैं। अगर कोई कुत्ता इंसान से प्यार करता है या कोई इंसान कुत्तों से प्यार करता है तो वो एक अच्छा इंसान होता है। जिसके बाद में त्यागी ने जिंदगी में पहली बार अपने मास्टर जी के ऊपर शक किया, डाउट किया और उनको कॉल करने के बारे में सोचा कि वो एक बार पूछे कि क्या संजीव मेहरा को मारना चाहिए, क्या वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है। लेकिन जब त्यागी की बात मास्टर जी से नहीं हुई तो उसने उसी समय प्लान को अबॉर्ट कर दिया। उसे लगा कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है। अगर उस समय वो कुत्ता तुम्हारे जीवन में नहीं होता तो आज तुम जरूर स्वर्ग के द्वार पे होते। इसी के साथ में हाथीराम कहता है कि संजीव जी मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ कि इस पूरी कहानी का आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो संजीव मेहरा कहता है पागल हो गए हो क्या, तुम कौन सी बात कर रहे हो। तब हाथीराम कहता है कि टारगेट चाहे आप होते चाहे कोई भी होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल के अंदर टारगेट आप कभी थे ही नहीं बल्कि टारगेट तो त्यागी था। त्यागी को कॉर्नर किया जाना था क्योंकि इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे। दुनलिया के मरने के बाद में त्यागी को ग्वाला गुजर से दूर करना था और उसी के लिए इस पूरे प्लानिंग को सेटअप किया गया था, जिसके चक्कर में आपने अपनी आग सेक ली। खैर आप तो यहाँ पे बहुत बढ़ चढ़ के बनते जा रहे हैं, वॉइस ऑफ इंडिया बन चुके हैं, तो आपको इन सब चीजों से फर्क भी क्या पड़ेगा। संजीव मेहरा
भड़क जाता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इन सारी चीजों के एविडेंस आईएसआई को मिल चुके हैं और एक एक चीज के बारे में पता लगा लिया गया है। तब हाथीराम कहता है कि सर मुझे तो लगा था कि अगर आप मरने वाले हो और अगर आपको पता चले कि आप नहीं मरे हो तो आपको तो खुश होना चाहिए, आप क्या जान करके मरना चाहते हो या फिर आपको इस बात का दुख हो रहा है कि आईएसआई ने आपको नहीं मारना चाहा। जाते हुए हाथीराम को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि संजीव मेहरा जो कि मरा या नहीं मरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संजीव मेहरा ने इस पूरे मैटर को खुद के लिए बहुत अच्छी तरीके से यूज किया, खुद का इसमें पूरा सेल्फ बाहर निकाल के इस पूरी कंपनी पे रूल किया और उसकी सोच बहुत गई बीती है, बहुत बुरी सोच है उसकी। ये सारी बातें सारा के सामने हो रही थी और सारा यहाँ से जाने लगती है। वो कहती है कि अच्छा हुआ जो ये बात संजीव मेहरा तुम्हें पता चल गई, क्योंकि मैं तो यहाँ से छोड़ के जाने वाली हूँ और इवन तुम इस गिल्ड के अंदर हमेशा से रहोगे कि मुझे ये बात पता थी और उसके बावजूद भी तुम कुछ नहीं कर पाए। तो संजीव मेहरा कहता है कि हु केयर्स, किसको क्या फर्क पड़ता है कि इस बारे में किसी को पता है या नहीं है। इसका मतलब था कि संजीव मेहरा का मतलब निकल चुका था, अब किसी को उसकी सच्चाई के बारे में पता हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथीराम की हालत काफी ज्यादा खराब थी और उसकी वाइफ भी उसकी बहुत टेंशन कर रही थी। तभी हाथीराम अपने घर आता है और उसकी वाइफ उसे गले से लगा लेती है क्योंकि उसे हाथीराम की काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ जो कि अभी इन तीनों को यानी कि कबीर तो मर चुका था, त्यागी, तोप सिंह और चीनी को जिनके ऊपर आईएसआई के इल्जाम लगे हुए थे उन्हें बड़ी सी सजा होने वाली थी। हाथीराम को जिसके बाद थाने में बुलाया जाता है और यहाँ पे एसएचओ बैठा था जो कि हाथीराम को कहता है कि तुम्हारे चोट कैसे लग गई। तब हाथीराम कहता है कि कुछ नहीं सर, वो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। तभी एसएचओ यहाँ पे एक पुलिस वाले को बुलाता है और कहता है कि सर को उनकी गाड़ी की चाबी दो और इसी के साथ में इनकी गन भी दो, क्योंकि हाथीराम का सस्पेंशन खत्म हो गया था। उस ऑफिसर के जाने के बाद में वो हाथीराम को कहता है कि बता तुझे क्या क्या पता है। तब हाथीराम कहता है कि नहीं सर मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। तो वो हाथीराम को कहता है कि देख तुझे पता तो सब कुछ है लेकिन तू हमको बेवकूफ समझता है, तू बताना नहीं चाहता। तब हाथीराम उसे कुछ भी नहीं बोलता और कहता है कि सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको बुरा लग रहा है कि मैंने वापस से ज्वाइन कर लिया, आपको क्या इस चीज का अच्छा नहीं लगा कि मैंने ज्वाइन किया? सर होने के नाते नहीं तो दोस्त होने के नाते खुश हो जाओ कि मुझे जॉब वापस मिल गई। तो एसएचओ से कहता है कि जाके अपनी ड्यूटी करो। तब हाथीराम वहाँ से निकल जाता है, खुद का साइन वाइन करता है और तभी उसे न्यूज पता चलती है कि त्यागी और बाकी सब लोगों को बुरी से बुरी सजा हो गई है। इसी के कारण वो उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन इससे पहले वो डीएसपी भगत सिंह से मिलता है, जहाँ पे हाथीराम डीएसपी को कहता है कि सर आपने मुझे सबसे बड़ा चूतिया समझा था ना। तो डीएसपी कहता है कि हाँ मैंने तुझे समझा तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि तू इतना बड़ा निकलेगा, कि तूने सारी की सारी चीजों के बारे में पता लगा लिया। बाहर से देखने से काफी ज्यादा खोखला है, लेकिन अंदर के हर एक पुर्जे को अच्छी तरीके से पता है कि उसे काम क्या करना है। पुर्जे बदल दिए जाएंगे अगर वो गलत काम करेंगे तो, लेकिन सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। भगत सिंह के ऊपर पहले से ही काफी ज्यादा प्रेशर था कि उसे क्या करना है और इन सबको अच्छे से पता था कि हाथीराम ये केस कभी हैंडल नहीं कर पाएगा। जब त्यागी ने उस समय संजीव मेहरा को नहीं मारा और गलती से उसी टाइम ब्रिज के ऊपर मीडिया भी आ गई तो एनकाउंटर ये लोग कभी कर ही नहीं पाए। इसी के कारण भगत सिंह ने त्यागी को वहीं पे अरेस्ट कर लिया और उसके बाद में सीधा केस सीबीआई को दे दिया और अब सीबीआई ने उसके अंदर 2 की 4 लगा के मिर्च मसाला लगा दिया कि केस आईएसआई से जुड़ा हुआ है, जिससे कि उन्हें पॉइंट्स ज्यादा मिले, लोगों के बीच में वाहवाही हो और उन्हें काफी ज्यादा प्रमोशन मिल जाए। सब यहाँ पे अपना अपना मतलब देख रहे थे। इसी के साथ सीन यहाँ डॉली के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि सावित्री के बच्चों के साथ में खेल रही थी। इसी समय अब यहाँ पे संजीव मेहरा भी आता है जो कि सावित्री को, उस डॉग को, उसके बच्चों को काफी कंटिन्यूअसली देख रहा था, क्योंकि अगर आज उसकी वाइफ नहीं होती या फिर वो डॉग ही नहीं होता तो आज संजीव मेहरा मारा जाता और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या नहीं है। यानी कि उसकी वाइफ ने और उसके डॉग ने यानी कि गली के कुत्ते ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि त्यागी को कुत्ते बहुत पसंद थे। इसी के साथ में अंसारी यहाँ पे कॉल करता है हाथीराम को कि सर आज तो आप मुझे लेट कराएंगे। उसी समय हाथीराम पुलिस की गाड़ी लेके यहाँ पे पहुंच जाता है और अंसारी को कहता है कि मेरा सस्पेंशन कैंसिल हो गया तो बैठ यहाँ पे। अंसारी को भी डाउट था कि आखिर आईएसआई ने ऐसा झूठ क्यों बोला। तब हाथीराम कहता है कि तू इन सब चीजों पे ध्यान मत दे बल्कि अपने इंटरव्यू पे ध्यान दे। मैं तो अफसर नहीं बन सका, लेकिन एटलीस्ट मेरा कोई दोस्त अफसर बनेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तू वापस आजा, फिर तुझे सब कुछ बताता हूँ। वो अंसारी को छोड़ देता है उसके इंटरव्यू के लिए और उसके बाद में सीधा जेल में पहुंचता है जहाँ पे त्यागी बैठा था, इसी के साथ में चीनी भी बैठा था। और तभी वो लड़का जिसने बताया था कि वो चीनी के साथ ही बड़ा हुआ है, वो जाके चीनी के पास में बैठ जाता है। चीनी बताती है कि उसने काफी सारे पैसे छुपा रखे हैं उसके ब्यूटी पार्लर के एक छोटे से कॉर्नर के अंदर, वो पैसे निकाल के यूज कर लेना। तब ये लड़का चीनी के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाता है कि तुझे मना किया था ना कि कभी पैसों के पीछे मत भागना, देख आज तेरे साथ में क्या हुआ है, फंस गई ना अच्छी खासी। तब चीनी बताता है कि ये 5 लाख रुपए इकट्ठे करने के बाद में मैं ऑपरेशन कराने वाली थी और तुझसे शादी करना चाहती थी, बस इसीलिए मैं पैसे इकट्ठे कर रही थी। यानी कि मोमेंट कितना ज्यादा इमोशनल था कि चीनी जो कि एक लड़का है लेकिन जिस इंसान के साथ वो हमेशा से रहता था उसके साथ जिंदगी काटने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन वही बेचारा किसी गलत मामले के अंदर फंस गया और जैसे कभी बाहर भी नहीं निकल सकता। इसी के साथ में अब तीनों को पेशी के लिए बुलाया जाता है। त्यागी आगे आगे निकल ही जाता और हाथीराम उसके साथ में जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ग्वाला गुजर ने मुझे ये दिया है और कहा है तुम्हें देने के लिए ताकि तुम समझ जाओ। त्यागी जैसे ही अपने हाथ के अंदर मास्टर जी का ब्रेसलेट देखता है तो उसके सामने सब कुछ विजन्स क्लियर हो जाते हैं कि मास्टर जी इस दुनिया में थे ही नहीं तो आखिर त्यागी बात किससे करता। जिसके बाद तो वो बुरी तरीके से पागल हो जाता है, हर जगह इधर उधर सबको देखने लगता है, क्योंकि वो सिर्फ मास्टर जी के लिए जी रहा था। मास्टर जी ने ही त्यागी को जीवन दान दिया था, उसके जीने का मकसद दिया था। त्यागी इधर उधर घूमता है, पुलिस वाले तो डर गए थे, साइड में खड़े हो जाते क्योंकि त्यागी के हाथ में गन थी। चीनी भी चिल्लाने लगती है। तोप सिंह को भी समझ में नहीं आता कि आखिर त्यागी को हुआ क्या है। इतनी ही देर में पीछे से हाथीराम आ जाता है और अपनी गन सामने कर लेता है और
त्यागी को मुंह से मना करता है कि देख ऐसा मत करना। त्यागी तभी गन को लोड करता है और सीधा खुद के मुंह के अंदर शूट कर देता और वहीं पे खुद की जान ले लेता है। अब जैसा कि बैकग्राउंड के अंदर आवाज चल रही थी, त्यागी की जो कुंडली है हिरण्यकश्यप की है, जिसे कोई नहीं मार सकता सिर्फ एक आदमी के अलावा, यानी कि वो खुद ही था जो कि खुद को मार सकता था। और यहाँ पे त्यागी का किस्सा खत्म हो जाता है। इसी के साथ में सीन यहाँ संजीव मेहरा के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि अपनी सारी चीजों को रिकॉल कर रहा था और काफी ज्यादा डिस्टर्ब था, लेकिन ऑन एयर आने के कारण उसे बोलना पड़ता है। और वो बताता है कि आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की वो आदमी जिसने मुझे मारना चाहा, एक एक करके यहाँ पे अब मुझे जस्टिस मिलता जा रहा है। कोर्ट उन्हें जस्टिस देती, इससे पहले उस आदमी ने सुसाइड कर लिया खुद की जान देकर। यानी कि इस बार भी संजीव मेहरा सुधरा नहीं था, बल्कि खुद की पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए उन चारों को इंसाफ दिलाने की बजाय उन चारों के ऊपर ही कंटिन्यूअसली इल्जाम लगा रहा था। इसी के साथ आखिरी में हम हाथीराम को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ थोड़ा बाहर घूम रहा था। वो आइसक्रीम खा रहा था और तभी उसे कुत्ता मिलता है और वो कुत्ते के लिए वो आइसक्रीम वहीं पे छोड़ देता है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार सीरीज यानी कि पाताल लोक खत्म हो जाती है।